अब इनके वहाँ बैचलर होता है संगठन महामंत्री। एक महानगर अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का क्या कह रहा है उस महिला से, प्रचारकों की भी शारीरिक नीड। आपको जानकर हैरानी होगी, जो उत्तराखंड का निर्भया फंड का पैसा है वो लैप्स होता है, यूज ही नहीं हो रहा है। यूज ही नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर तो मोदी जी 2047 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो टारगेट 47 क्या में तो मोदी पूरा जी विकसित रहेंगे? नहीं, मोदी जी से जवाबदेही कैसे लेंगे हम? 2047 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? यहाँ क्या हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं मेरे राज्य में जमकर अवैध खनन हो रहा है। कैसे धामी जी ने निर्वस्त्र कर दिया अपनी सरकार के, अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री। अब सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी को मुकदमा करना हो तो मेरे ख्याल से वो सबसे स्ट्रांग जो है वो विपक्ष है। मैंने मेरे ऊपर दर्जन भर मुकदमे चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हरीश रावत जी का अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट था जिसमें वो अपने पुराने साथियों को वापस बुला रहे थे। राजनीति तो खेल ही इसी चीज़ का है कि जिक्सॉ पजल आपने देखी हो कि जो गोटी जहाँ पिटा जाए। आने वाले जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे वो हरक सिंह जी का भी नाम उसमें कहीं ना कहीं आ रहा है। देखिए मेरे स्तर पर ये क्या ऐसा नहीं फैसले की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इजाजत चाहूंगी नहीं, आपसे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। नमस्कार मैम, आज के पॉडकास्ट में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा मैम, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, उसके प्रवक्ता। आप उत्तराखंड की राजनीति में जो है विपक्षी दल की मुख्य भूमिका में है। आज कांग्रेस अपने आप को विपक्षी दल की भूमिका में कितना मजबूत पाता है? बहुत मजबूत। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने झोली भर भर के मुद्दे दिए हैं। तो मुख्य विपक्षी दल क्या, कोई और दल भी हो, वो भी आज आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर काम नहीं किया, या कह लीजिए उनकी कुनीतियां, उसने तो एक तरह से संचार कर दिया है जोश का, उत्साह का उत्तराखंड वासियों में। आज तो जनता मुख्य विपक्षी दल बनी हुई है। आप तमाम सोशल मीडिया उठाकर देखिए, जिसमें जिस तरह के कमेंट्स सत्तारूढ़ दल के लिए लोग कर रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक है। आपने देखिए जनता से प्रचंड बहुमत मांगा, ट्रिपल इंजन की सरकार मांगी, जनता ने आपको पूरा प्यार विश्वास झोली भर भर के दिया। एक बार नहीं, आपकी 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। आप 2017 की बात करें तो 70 विधानसभाओं का हमारा छोटा सा प्रदेश है, 57 जो भूतो न भविष्य थी, 57 का बहुमत ये लेकर चले गए। और 2022 की बात करें तो 47 का बहुमत। इतना बहुमत लोगों ने क्यों दिया आपको? क्योंकि आपने ये प्रसारित किया कि यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आपने ये कहा कि हम औरों से अलग हैं और हम विकास करेंगे, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इस तरह के नारे दिए। अच्छे दिन के नारे दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए, और बेरोजगारी हटाने के नारे दिए, महंगाई कम करने के नारे दिए। और तो और जो सपने आपने दिखाए इस देश को कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा सालाना, और फिर आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और काला धन वापस ले आऊंगा, 15-15 लाख लोगों के खाते में डलवाऊंगा जब काला धन आएगा। तो इस तरह के जो आपने सपने दिखाए कि मेरे सांसद एक गांव गोद लेंगे और उनका कायाकल्प कर देंगे, तस्वीर बदल कर रख देंगे, आज हम देख रहे हैं कि उन सांसदों की गोद से गांव उतरे ही नहीं, नीचे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रहे हैं गांव। तो जो सपने दिखाए वो इतने बड़े सपने थे कि उसके सामने आपका काम जर्रा भर भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। काम तो पहले आपने किया ही नहीं, आप एक ही काम पर लगे रहे। आप जिहाद पर बात करते रहे, आप बुलडोजर पॉलिटिक्स करते रहे। आपके मुंह से हमेशा जो है थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मदरसा, मस्जिद, मजारें, मुसलमान, इसके अलावा हमने कुछ सुना ही नहीं। धर्मांतरण कानून, यूसीसी, ये सब क्या था? ये सब ध्यान भटकाने का एक जरिया था, क्योंकि आपको पता था विकास के नाम पर तो आपको वोट पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ईंट आपने कहीं लगाई नहीं। गैरसैंण में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो सारा माननीय हरीश रावत जी के समय पर हुआ है, और उसका श्रेय 2012 तक देखिए, राज्य गठन हुआ 2000 में, राजधानी का मुद्दा जो है त्रिशंकु की तरह लटक गया। 2012 में विजय बहुगुणा जी आए मुख्यमंत्री बनके, उन्होंने वहां टेंट और तंबू में पहली कैबिनेट की बैठक करी, यानी कि ठंडे बस्ते से बाहर मुद्दे को विजय बहुगुणा जी ने निकाला। मैं श्रेय देने से चूकूंगी नहीं। और उसके बाद जो विजय बहुगुणा जी ने अच्छा काम किया, और हर मुखिया का यही फर्ज होता है, नैतिक दायित्व होता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि किसी मुख्यमंत्री ने कोई विजन प्रदेश को दिखाया है या कोई अच्छा कार्य किया है तो उस पर आपको उसको बढ़ाना होता है। उसमें श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए कि मैं हरीश रावत के कामों को आगे क्यों बढ़ाऊं। तो हरीश रावत जी ने तो ऐसा नहीं सोचा,
बहुत गलत बात के लिए विजय बहुगुणा जी को हटाया गया। गलत बात ये कि उन्होंने केदारनाथ की दैवीय आपदा को ठीक से हैंडल नहीं किया और कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई। तो जो हमारी चेयरपर्सन थी उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया और देखा कि केदारनाथ आपदा को संभाल नहीं पा रहे हैं विजय बहुगुणा, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उतना नहीं है, तो उनको अपदस्थ करके माननीय हरीश रावत जी को लाया गया। पर हरीश रावत जी ने इस संकीर्ण सोच के साथ काम नहीं किया कि मेरे प्रेडिसेसर जो हैं वो उन्होंने वहां कैबिनेट की बैठक कराई है गैरसैंण में, तो अब मैं गैरसैंण का अगले 3 साल के लिए नाम भी नहीं लूंगा। जबकि माननीय हरीश रावत जी ने उसको इतना डेवलप कर दिया कि आज आप वहां जाएंगे, आज ये भाजपा की सरकार यदि उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर पाई तो वो उसी बदौलत कर पाई, माननीय हरीश रावत जी के कामों की वजह से। आज हवाई पट्टियां बनी हुई हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, मंत्रियों के और विधायकों के रहने के लिए व्यवस्था है। इतना विहंगम, मैं तो कहूंगी इतना मैग्नानिमस जो है वहां पर वो बना हुआ है विधान भवन, कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे में भाजपा बताए कि 8 साल हो गए उसको सत्ता पर, उत्तराखंड मांग रहा है आपसे सख्त लोकायुक्त, उत्तराखंड मांग रहा है एक पूर्णकालिक राजधानी, उत्तराखंड मांग रहा है मूल निवास, उत्तराखंड मांग रहा है सख्त भू कानून, और आप उत्तराखंड को क्या दे रहे हैं? थूक जेहाद, लव जेहाद, लैंड जेहाद। यानी कि आप घोड़े को देखा ना आपने, नाल लगी होती है और वो एक ही दिशा में चलता है। तो एक खास एजेंडे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री धामी काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। और वो सर्वसाधारण की बात नहीं करते, वो बेरोजगार युवा जो नशे की गिरफ्त में जा रहा है उसकी बात नहीं करते, जो महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने आज से 3-4 साल पहले चेता दिया, 2022-23 की रिपोर्ट है। उसके बाद तो रिपोर्ट ही आना बंद हो गई एनसीआरबी की, क्योंकि इतनी थू और किरकिरी हुई भाजपा की। तो एनसीआरबी क्या कहता है, और ये कोई कांग्रेस का उपक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, इट्स अ नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। तो वो कह रहा है कि 9 हिमालयी राज्यों में, 9 हिमालयी राज्य कौन से? नॉर्थ ईस्ट के भी हिमालयी राज्य उसमें आ गए, 7 सिस्टर्स, इधर हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया। 9 हिमालयी राज्यों में हम सबसे ऊपर हैं महिला अपराध में। तो ये तो पहले ही हमारे लिए डूब के मरने की बात थी। अब जो नारी 2025 की रिपोर्ट आई है, जिसे कि स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया जी ने विमोचन किया और उजागर किया, उस रिपोर्ट को रीड आउट किया, मुख्य अतिथि थी वो उस कार्यक्रम की, उसमें 31 शहरों का सर्वेक्षण हुआ और हम 24वें स्थान पर हैं। लेकिन प्रदेश सरकार तो उसको पूरी तरह से नकारती है। नहीं, ये तो हर चीज को नकारते हैं। मेरा मेरा तो सवाल सरकार से यही है, यदि समस्या को समस्या मानोगे ही नहीं, बीमारी को बीमारी मानोगे ही नहीं, डिनायल मोड में रहोगे, तो उसका उपचार कैसे करोगे? उसका इलाज कैसे करोगे? उसकी दवाई कैसे करोगे? महिला सुरक्षा में आप टॉप 10 शहरों में शुमार हुए हैं, तो इस पर तो आपको बहुत गंभीरता से मनन करना चाहिए था। महिला आप आयोग ने भी मना कर दिया है, तो इसका मतलब महिला आयोग, इसका मतलब अपनी राष्ट्रीय महिला आयोग के समकक्ष आकर खड़ी हो गई है ना। आमना सामना तो उन दोनों का है, अब सफाई तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने देनी चाहिए। हमने देखा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन कुसुम कंडवाल क्या कह रही हैं, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल क्या कह रही हैं, वो सारे बयान हमने सुने, लेकिन वो मेल नहीं खाते ना। क्योंकि वेबसाइट अगर आप जाएं, उनकी वेबसाइट है राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनकी वेबसाइट तो भरी पड़ी है। और आज देश का कोई ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है जिसने उस रिपोर्ट को छापा ना हो। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पायनियर, आप कोई उठाकर देख लीजिए, किसने नहीं छापा उसको? और कौन सा चैनल ऐसा है जिसने दिखाया नहीं उसको? तो जितनी किरकिरी होनी थी वो तो हो गई आपकी, उसको तो आप वापस नहीं ले सकते। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। लेकिन राज्य सरकार इतना जरूर कर सकती थी कि ये बहुत गंभीर मामला है, महिला सुरक्षा में अगर हम टॉप 10 में आए हैं तो हम इस ओर प्रयासरत रहेंगे, हम इसकी दवाई करेंगे, हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि महिला सम्मान की बातें फिर मंचों से जो आप करते हैं वो अच्छी नहीं लगती, वो शोभा नहीं देती आपको। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, अंकिता हत्याकांड में आपने वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया, ना उसको न्याय दिलाया। वहीं दूसरी ओर आपकी अपनी महिला विधायक यमकेश्वर की रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चला दिया, जहां साक्ष्य और सबूत थे, उसको आपने ना अपदस्थ किया, ना निष्कासित किया, ना निलंबित किया। तो इससे तो हम यही समझेंगे ना कि आपके दोहरे मापदंड है। और जो नारी 2025 की रिपोर्ट कहती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज 1 साल में यदि 800 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं दुष्कर्म के उत्तराखंड में, तो आप लगा सकते हैं औसतन 2.5 बलात्कार डेली हो रहे हैं।
पर डे। और अगर मैं देहरादून की बात करूं तो यहाँ महिला दरोगा ने कांस्टेबल पर दुष्कर्म के आरोप लगाए कि मेरा दुष्कर्म किया, यौन दुराचार किया और वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये महिला महिला दरोगा, दरोगा। महिला दरोगा कह रही है। एक 13 वर्षीय बच्ची का उसके सगे बाप ने दुष्कर्म कर दिया देहरादून में। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो आपको आईएसबीटी कांड याद होगा, जहां बस बिल्कुल। में एक दिव्यांग बच्ची के साथ, जो खुद प्रकृति से लाचार है, जो बच्ची को खुद मार दिया है खुद ही प्रकृति ने, उसको 5 लोगों ने गैंग रेप किया। मुख्यमंत्री आवास में, धामी जी के आवास में सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रही एक बच्ची की हत्या हुई, आत्महत्या हुई। क्यों हुई? एक हफ्ते बाद सुनने में आया उसका भाई भी मर गया। आज तक पर्दा है इस बात पर, आज तक उत्तराखंड की जनता, मीडिया, विपक्ष तीनों को ये बात ही नहीं पता कि वो सर्वेंट क्वार्टर में जिस बच्ची की मौत हुई वो कौन थी और क्या राज दफन था उसके सीने में, जो ये उसकी परिणति हुई, उसका ये हश्र हुआ। तो मामले बहुत सारे हैं, मामला एक नहीं, यहाँ आए दिन मामले होते हैं, लेकिन कुछ मामले आपको पता है कि महिला दुष्कर्म में हर महिला इतनी ब्रेव नहीं होती और हर परिवार इतना सपोर्ट में खड़ा नहीं होता कि वो रिपोर्ट दर्ज करा सके। अभी भी समाज में मन में एक संकोच है महिलाओं के कि हम बदनाम हो जाएंगे यदि रिपोर्ट लिखाने जाएंगे, क्योंकि महिला का नाम भी आएगा। ऐसे में भी अगर 800 केस दर्ज हो रहे हैं तो मुझे लगता है इसके तिगुने केस तो दर्ज हो ही नहीं पाते। तो चल तो बहुत कुछ रहा है। अगर एनसीआरबी भी एक बात कह रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट भी एक बात कह रही है, नारी वो महिला आयोग की रिपोर्ट थी या किसी कंपनी के द्वारा पर्सनल प्राइवेट सर्वे था, सब बात जायज है। चलिए, मैं कुसुम कंडवाल जी की ये बात भी मानती हूँ कि किसी कंपनी का वो सर्वेक्षण था, वो राष्ट्रीय महिला आयोग का सर्वेक्षण नहीं था। एग्रीड मैडम। पर मुझे आप ये बताइए कि फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन उसको विमोचन कर रही हैं, तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी, कुछ तो विश्वसनीयता होगी ना उस कंपनी की। या राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन किसी का भी उद्घाटन कहीं भी करने चली जाती है। तो ये बात तो आपको, आपकी सरकार है केंद्र में भी, राज्य वैसे भी में भी। राष्ट्रीय महिला आयोग तो पूरे देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल। तो सवाल जो है, कुसुम कंडवाल इस रिपोर्ट से ज्यादा अपनी चेयरपर्सन पर, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा पर खड़े कर रही हैं कि वो वहां क्यों गई, क्योंकि वो उसको झूठ बता रही है रिपोर्ट को। तो ये बात राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन को, पर्सन को समझनी चाहिए थी कि ये रिपोर्ट सच नहीं है। लेकिन हम जो देख रहे हैं हालात, हम तो ये कह रहे हैं ना, 1+1 तो 11 हो गया। एक रिपोर्ट एनसीआरबी ने साझा करी, एक रिपोर्ट नारी 2025 ने साझा करी, और दोनों आपस में डॉट्स मिल रहे हैं, तो दोनों मिलके 1 और 1 11 हो गए। तो आप चाहे आप छज्जे से खड़े होकर चिल्लाएं या कहीं से कहें, ढोल पीट कर आप नगाड़ा पीटते रहे इस बात का कि ये झूठ है, ये झूठ है। जो छपना था वो छप गया, जो जनता तक पहुंचना था वो पहुंच गया। अगर असुरक्षा की भावना महिलाओं में आ रही है तो वो आपके 10 बार कन्विंस करने से भी निकलेगी नहीं, जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। रेखा आर्या महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं यहाँ उत्तराखंड में। कभी वो साइकिल रैली निकालती है महिला सशक्तिकरण के लिए, कभी वो पैनिक बटन लॉन्च करती है। वो पैनिक बटन आज की डेट में है कहाँ, किसके पास है? तो जब आप होमवर्क करके कोई योजना नहीं लागू करते तो उनका यही हश्र होता है कि वो कारगर साबित नहीं होती और वो अंतिम छोर की महिला तक पहुंच नहीं पाती। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। आपके पास तो अमला जमला है सलाहकारों का, उनसे पूछिए कि ऐसे कौन से कदम अब उत्तराखंड सरकार को उठाने चाहिए। जो ये बट्टा आपके नाम पर लगा है, जो एक बदनुमा दाग लगा है देहरादून शहर के नाम पर, वो कैसे आप मिटाएंगे? आपकी जुगत वो होनी चाहिए, आपकी कोशिश वो होनी चाहिए। ये नहीं कि झूठ कौन है सच कौन है इसी पचड़े में आप पड़े मेरे रहें। को लगता है कि अपने अगल-बगल वालों से पूछने की बजाय ये है कि विपक्ष से पूछ लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ, हम तो गिना देंगे ना केसेस। कि क्या-क्या हम तो कमियाँ हैं, पूरा कैसे दूर की जा सकती हैं। नहीं, सुझाव भी देने को हम तैयार हैं। मैंने तो अपना प्रेस रिलीज़ जारी करी, बयान जारी किया, सुझाव दिए। हम एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष हैं, हम एक सहयोगात्मक विपक्ष हैं। जहाँ पर सवाल हमारे प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा का आएगा, तो हम केवल आरोप-प्रत्यारोप तक अपने उसको नीतियों को वो रणनीति को सीमित नहीं रखेंगे। हम सुझाव भी दिए। सरकार अगर पढ़ती होगी न्यूज़पेपर, तो 3600 न्यूज़पेपर ने मेरी प्रेस रिलीज़ लगाई। उसमें मैंने कहा कि आपको एक नंबर रिलीज़ करना चाहिए, आपको जो है एक गश्त
जो पुलिस की गश्त होती है, जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें गश्त होनी चाहिए। आपको सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए और प्रॉपर आपके जो स्ट्रीट्स लाइट्स हैं लिट अप होने चाहिए। आपकी जो रोड्स हैं उनमें रोशनी होनी चाहिए, ताकि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रोशनी होगी तो कम से कम अपराधियों के मन में भी और डर मेरे होगा। ख्याल से कैमरे जो हैं चौराहों से हटकर गलियों में भी होने चाहिए। बिल्कुल संवेदनशील इलाके जहां मैंने कहा, आप देखिए ना कि रक्षक जब भक्षक बन जाए, मैं तो ये सवाल भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा की बात आप लोगों के मुंह से मैं इसलिए कह रही हूँ शोभा नहीं देती, क्योंकि ये नारी 2025 की रिपोर्ट को मोहर तो आपके पदाधिकारी लगा रहे हैं। दर्जन भर मैं आपको मामले गिनाती हूँ सिलसिलेवार, जिसमें रक्षक भक्षक बन गया हमारा सत्तारूढ़ दल, जिसको सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हमारी उत्तराखंड की जनता ने। उनके एक्सपेक्टेशन, उनकी अपेक्षाओं से ज्यादा उनको बहुमत दे दिया। उन्होंने क्या किया, इस सत्ता के अहंकार में जो सत्ता की हनक उनके सर चढ़कर बोली, उनका सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत सिंह बोरा, उनका चंपावत का मंडल अध्यक्ष कमल रावत, उनका लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा, उनका हरिद्वार बहादुराबाद का ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य आदित्य राज सैनी, उनका रुद्रपुर का वार्ड नंबर 6 का पार्षद भाजपा का शिव कुमार गंगवार, इन सारों ने नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया है और सबके ऊपर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है। तो आखिर इस प्रदेश की महिलाएं जाएं कहां? मैं थोड़ा और पीछे ले चलती हूँ आपको। इन्हीं की सरकार में 2017 के बाद हरीश रावत जी की सरकार गई और त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार आई। उस वक्त संगठन महामंत्री थे संजय कुमार, तत्कालीन महामंत्री इस समय तो अजय कुमार जी हैं, उस समय संजय कुमार जी थे। उनके ऊपर भाजपा की एक महिला नेत्री ने यह आरोप लगाया, उनकी स्वयं की महिला नेत्री ने ऑडियो जारी किए। पूरे देहरादून ने क्या, पूरे उत्तराखंड ने वो ऑडियो सुने और वो सुनने लायक नहीं थे। उसमें बातचीत थी संजय कुमार और उस महिला नेत्री की, और सबसे न्यूडिटी की जो बातचीत होती है वो थी। आप सोचिए, उसने ये आरोप लगाया कि ये संजय कुमार मुझे पद देने की एवज में, मेरा प्रमोशन करने की एवज में पिछले 3 साल से मेरा यौन दुष्कर्म कर रहा है, मुझे यूज कर रहा है। उस लड़की का भी पता नहीं और संजय कुमार को भी इन्होंने कोई पेनल्टी नहीं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिप्रिमांड नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात के अंधेरे में अचानक से एक दिन हम सुनते हैं संजय कुमार जी भगा दिए गए हैं यहाँ से और अजय कुमार जी आयात कर लिए गए हैं। अब इनके वहां बैचलर होता है संगठन महामंत्री। तो हुआ क्या कि वो महिला जिसने आरोप लगाया वो महानगर अध्यक्ष के पास भी गई और तत्कालीन महानगर अध्यक्ष थे विनय गोयल। विनय गोयल का वीडियो जारी हुआ, वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसमें विनय, और अखबारों में बोल्ड लेटर से छपा। आप कहेंगे मैं आपको दूंगी वो अखबार, सारे पढ़ने में आपको बड़ा दुख भी होगा, मजा भी आएगा कि एक महानगर अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का क्या कह रहा है उस महिला से, प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है। तो अगर प्रचारकों की शारीरिक नीड होती है तो फिर ये क्लॉज क्यों लगाया आपने कि संगठन महामंत्री हमारा जो है अविवाहित रहेगा, वो बैचलर रहेगा? ये क्लॉज क्यों लगा रहे हो अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि उसकी शारीरिक नीड तो है? नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ। और उससे कहा गया, जब वो संजय कुमार की शिकायत लेकर पहुंची, किसी छत का वो वीडियो है, छत में बात कर रहे हैं वो उस महिला से और वो महिला रिकॉर्डिंग कर रही है, बहुत स्मार्ट थी। उसमें वो 3 बातें बहुत आपत्तिजनक करते हैं। एक तो ये कि प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है और यही हेडलाइन बनी अगले दिन की न्यूज़पेपर्स की। दूसरा वो कहते हैं अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती। एक महानगर अध्यक्ष कह रहा है जो महिलाओं के दम पर जीत कर आ रहे हैं। और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति में आने से पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि उनके साथ ये सब होगा। तो आप सोचिए, ये राज्य जो उत्तराखंड राज्य हमको मिला वो महिलाओं के बलिदान से मिला, उनके योगदान से मिला है। और आप महिलाओं को इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहे हैं कि महिलाओं को मेंटली प्रिपेयर होकर राजनीति में आना चाहिए। यानी आप कुछ नहीं मगर करेंगे। राजनीति जो है महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, हाँ, उनका सीधा यानी कहना कि है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, महिलाएं लूटती रहे, उनकी अस्मिता लूटती रहे। और सुनिए, जब किसी के संग यौन दुष्कर्म होता है ना, तो वो अंदर तक झकझोर इसलिए देता है, एक महिला होने के नाते मुझे, कि वो महिला का केवल शारीरिक दुष्कर्म नहीं होता, उसका मानसिक हैरेसमेंट आप सोचिए, वो ट्रॉमा आप सोचिए जिससे वो गुजरी है। लाइफ लॉन्ग, हमेशा ताउम्र वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो इंसिडेंट समाज उसका पीछा नहीं छोड़ता। और कहीं अगर
बहुत अच्छा उसका भाग्य हुआ और कोर्ट में मामला पहुंच गया अपराधी को सजा देने के लिए, तो कोर्ट में जो ट्रायल चलता है, जो सवालों की बौछार उस महिला से कही करी जाती है, तुमने क्या पहना था, तुमने कहाँ बैठी थी, कहाँ मिली थी, सवाल ये सारे गौड़ हैं। उसने क्या पहना था, क्या नहीं पहना था, ये बहुत ही इर्रेलेवेंट वहाँ है। क्या होता है ये तो हमारे सिनेमा जगत ने सब कुछ पूरी दुनिया को दिखा रखा अब है। आप देखिए ना, गाली 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 आज पूरे देश में, मुझे मेरी माँ को गाली दे दी, ये प्रकरण चल रहा है। पूरे देश की राजनीति आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर होनी चाहिए थी। पंजाब जलमग्न हो गया, हिमाचल के हालात आप देख रहे हैं, हमारे वहाँ कितना फ्लैश फ्लड आ गया, कितना क्लाउड बर्स्ट हो गए, वो आपने देखा। तो केंद्रीय नेतृत्व की, राज्य के नेतृत्व का पूरा फोकस आपदा होना चाहिए था, महंगाई बेरोजगारी होना चाहिए था, महिला अपराध होना चाहिए था, भर्ती घोटाले होने चाहिए थे, पलायन होना चाहिए था। ये सारों से ध्यान हटकर माँ की गाली, और गाली 2014 के बाद ही सुनने में आ रही हैं गालियां। उससे पहले तो 78 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। 2014 से पहले तो डिस्कोर्स में कहीं गालियां शामिल ही नहीं थी। राजनीतिक डिस्कोर्स हमारा बहुत अच्छे लेवल का था। पर सवाल ये उठता है कि इस स्तर तक राजनीति को पहुंचाया किसने। और आज आप टीवी खोलिए, कौन से चैनल में गाली नहीं चल रही है, क्या कर रही है हमारी सरकार। छोटे अब तो छोटे मार पिटाई बच्चे, भी चल रही है। छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, जो देखते हैं वही तो सीखेंगे। तो एक अभिभावक होने के नाते मेरे हाथ में क्या है, कितना ताला लगाएंगे आप टीवी पे। ये तो सरकार का काम था ना, सुपरविजन का, बिल्कुल। कि सेंसर लगाएं, गालियों को बीप कर दें, गालियों वालों को वो सीन्स हटाने को कहें। ये सब होता था पहले, सेंसरशिप होती थी। कोई न्यूडिटी वाला सीन है या कोई अब्यूजिव सीन है, उसको हटाया जाता था। लेकिन अब तो सब परोसा जा रहा है, और जो आप परोस रहे हैं वही आपको वापस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी होगी, क्योंकि इस प्रदेश नहीं नहीं इस देश की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है उनको। इतनी सारे राज्यों में आपकी सरकार है, पर आप संभाल नहीं पा रहे हैं शायद उस प्यार को। अदगर अदबर गगरी छलकत जाए कहते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है सरकार चलाने का। ऑपोजिशन में ये रहे अच्छा मैम, हमेशा। जैसे आपने भी बताया, अभी 2-3 चीज़ें जो निकली। एक तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 800 से ज़्यादा केस 1 साल में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनके ऊपर मेरे ख्याल से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये किसका फ़ॉल्ट है? मतलब ये शासन का है या प्रशासन का है? देखिए, ये एक तो समाज का नैतिक ह्रास हो रहा है, ये तो सब जानते हैं कि हम जिस तरह के बच्चे थे, हमारे बच्चे उस तरह के नहीं हैं। जिस तरह की पढ़ाई स्कूलों में होती थी, नैतिकता की, मॉरल्स की, उस तरह की नहीं है। अब एक बच्चे में, एक विद्यार्थी में और एक टीचर में वो रिलेशनशिप नहीं है जो हमारे टाइम पर हुआ करता था। गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो नहीं है। वहीं सरकारों का बहुत बड़ा रोल था, उनकी नीतियों का बहुत बड़ा रोल था। और देखिए, जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं, आज की तारीख में मैं अपने दल को क्योंकि प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मेरा आचरण, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण, सब इस बात की गवाही देने चाहिए कि युवा प्रभावित हो हमें देखकर, युवा उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो, इंस्पायर हो कि मुझे भी राजनीति में जाना है। बिल्कुल। हमने राजनीति को कीचड़ या दंगल नहीं बनाना है, कोई अखाड़ा नहीं बनाना है। तो यही बड़ा सवाल है कि किस ओर हम जा रहे हैं, किस ओर हम ले जा रहे हैं। उन 800 केसेस पर पुलिस कितना कार्रवाई कर रही है, कितना नहीं, वो फॉलो अप तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे ऐसे अंतिम छोर के जिले जहां अपराध का नाम लेवा भी कुछ नहीं था, ना चोरी, ना डकैती, ना हत्या, ना दुष्कर्म, चंपावत है, अल्मोड़ा जिला है, पिथौरागढ़ है, धारचूला है, मुंशियारी है। आप सोचिए, यहाँ तो ताला लगाते ही नहीं लोग अपने घर में। देवभूमि, तपोभूमि, वीरों की भूमि, भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं उत्तराखंडी। हम पूरे देश में प्रचलित हैं अपने भोलेपन के लिए। तो हमारे वहां तो अपराध नगण्य थे ही नहीं। अगर यहाँ आज सांप्रदायिक माहौल बन गया है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, मजार मस्जिद भी हो रहा है, मटन मछली भी का भी हो रहा है, तो क्या कर्तव्य था एज अ लीडर। भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाह रही हूँ, रेणु बिष्ट जिसको विधायक बनाया यमकेश्वर की जनता ने, क्या वो खरी उतरी अपनी जनता की अपेक्षाओं पर? प्रधानमंत्री जी को, जिनको इतना सबसे चर्चित प्रधानमंत्री कहते हैं सारे मीडिया वाले, तो क्या उनको जर्सी गाय कहना चाहिए था? क्या उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या उनको कांग्रेस की विधवा कहना चाहिए था? कांग्रेस की विधवा नहीं है सोनिया गांधी, इस देश की विधवा है। हमारे वहां यही तो हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं, अगर आपने किसी हिंदू से शादी की है तो आप हिंदू हो जाते हैं।
आप फिर मांग भी भरते हैं, आप मंगलसूत्र भी पहनते हैं। बिल्कुल। इस देश के शहीद की पत्नी है सोनिया गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनका शत विक्षत कर दिया शरीर आतंकवादियों ने, जिनके शरीर के अंग जोड़ने पड़ रहे थे और जिनका छोटा बेटा और बेटी पिता को पहचान नहीं पा रहे थे। सर कहीं था, धड़ कहीं था, पैर कहीं, हाथ कहीं, जूता कहीं पड़ा हुआ था। उस शहीद की विधवा है सोनिया गांधी। उनकी सास ने अपना सर्वस्व दे दिया, बलिदान दे दिया अपना, 36 गोलियां अपने शरीर में झेल गई इंदिरा जी। आप उसको कांग्रेस की विधवा तक सीमित रख रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री की बहू, इंदिरा जी की बहू और दूसरे प्रधानमंत्री राजीव जी की पत्नी को, तो आपको कल आप जब हटेंगे प्रधानमंत्री पद से, लोग क्या पुकारेंगे आपको? तो इस पद में तो नहीं रहना है ना, कोई चिर प्रधानमंत्री तो होता नहीं, हमेशा के लिए तो होता नहीं। तो इंसान को वही बात दूसरों के लिए कहनी चाहिए जो आपके अंदर सामर्थ्य हो अपने लिए सहन करने की। तो हमारे और तो और हिंदू सनातन धर्म में विधवा का अपमान करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। कहा जाता है विधवा का अपमान जिसने किया, विधवा के आंसू उसको भस्म करके रख देते ताउम्र के लिए। तो आपने जिस तरह का अपमान विधवा कांग्रेस की सोनिया जी का ही नहीं, आपने राहुल जी के लिए कह दिया ये हाइब्रिड बछड़ा है। शोभा देती है क्या? मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे बहुत लज्जा आती है। 144 करोड़ की जनता के प्रधान सेवक हैं आप, मुखिया हैं, सिरमौर हैं हमारे, ये पिता की ये तो भूमिका में हैं। ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पे राजनीति का ये वो स्तर है जहाँ पे एक राजनेता दूसरे राजनेता को कुछ ना कुछ कह रहा है। मैंने कई बार देखा है, कई ऐसे स्टेटमेंट्स देखी हैं, कि ये चीज़ें लगभग मैंने देखा हर पार्टी में हो रहा है, कहीं न कहीं है ज़रूर। लेकिन मतलब जैसे जो मुद्दे हैं हमारे, वो होने चाहिए जनता को लेके। तो मैंने अभी जो आपसे मतलब वापस वहीं उसी क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि 800 कुछ रजिस्टर्ड हैं 1 साल में। ऐसे ही इससे पिछले साल में भी हो सकता है कि 600-700 रहे होंगे। अगर कुछ डिक्रीज़ ऑर्डर में भी चलें अगर हम, तो पिछले कुछ सालों में उससे पहले के 2 सालों में देख लें तो शायद हो सकता है 500 रहे होंगे, 400 रहे होंगे। मतलब ये हो रहा है, लेकिन उसका सक्सेस रेट उतना नहीं है। तो जब वो उतना सक्सेस रेट नहीं आ रहा है, तो ये जो कमी है, ये पुलिस विभाग की है या हमारे शासन की कमी है कि शासन जो की कमी है, पुलिस विभाग शासन के तो हाँ, अधीन है। हाँ, तो मैं यही चीज़ एक मतलब क्योंकि इससे मेरा रिलेटेड है अगला क्वेश्चन। जब आप कह रहे हैं कि ये शासन की कमी है कि जो पुलिस विभाग जो है उसका सही से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब पुलिस विभाग के नहीं, नहीं, ऊपर देखिए नकेल जो है वो शासन की ही मैं है। बताती हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट आप नहीं कह सकते। पुलिस विभाग की भी कमियाँ तो हैं। पुलिस विभाग अधीन तो शासन के होता है, सरकार के होता है, लेकिन पुलिस विभाग के ऊपर इतना काम का बर्डन भी है कि वीआईपी ड्यूटीज़ खत्म नहीं होती। वीआईपी ड्यूटीज़ में अगर 20-20 पुलिसकर्मी लगे रहेंगे, तो जनता की सेवा कौन करेगा? जनता की सुध कौन लेगा? तो पुलिस तो बेचारी उसी में रह जाती है। तो मैं मस ये भी नहीं मतलब हम कहूँगी। ये मान के चलें कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वीआईपी ड्यूटीज़ से पुलिस का जो फ़ोर्स है, उसको कम किया जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से कम तो होना ही चाहिए, मतलब दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। पुलिस का काम क्या है वो पुलिस को करना चाहिए। तभी आप अपराध का जब आंकड़ा निकालेंगे ना, कोई भी खोजी पत्रकार आंकड़ा निकाले हमारी सरकारों के समय पर अपराध का, मैं नहीं कह रही कि अपराध नहीं होते थे, अपराध होते थे, लेकिन आंकड़ा जब आप निकालेंगे तो आप जमीन आसमान का फर्क पाएंगे। और निर्भया कांड के बाद हर राज्य को निर्भया फंड अलॉट किया जाता है, उसका पारदर्शी ऑडिट होना चाहिए निर्भया फंड का। कितना पैसा खर्च हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा मानना उत्तराखंड तो ये का, है कि जनता का पैसा कहीं भी खर्च हो रहा है, अगर टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, ऑडिट तो सबका होना मैं चाहिए। बड़ी बात बता रही हूँ आपको। आपको जानकर हैरानी होगी, जो उत्तराखंड का निर्भया फंड का पैसा है वो लैप्स होता है। यूज़ यानी ही नहीं कि हो रहा है। यूज़ ही नहीं हो रहा है। उससे तो ये पुलिस फ़ोर्स यूज़ ही बढ़ाई नहीं जा हो रहा है। सकती जब है। से भाजपा की सरकार आई है, तब से अगर आरटीआई डाली जाए और निकाला जाए, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ कि निर्भया कांड में राज्यों को फंड अलॉट है, बजट अलॉट है अलग से हुँ, उसके हुँ। लिए। वो हमारा लैप्स होता है, क्योंकि आपके पास नीतियाँ नहीं हैं। आपको परिक्रमा करने से फुर्सत नहीं है नेताओं की। आज हमारे वहाँ राष्ट्रीय खेल हुए, राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों को पैसा नहीं, वॉलंटियर्स को पैसा नहीं, केटरर को पैसा नहीं, टेंट वाले को पैसा नहीं। सब त्राहिमाम कर रहे हैं कि भैया पैसा कहाँ गया? राष्ट्रीय खेल तो कब के निपट गए। लेकिन इतना सारा वहाँ से बजट आया राष्ट्रीय खेल, जिस भी राज्य को होस्ट की भूमिका दी जाती है, उसको पैसा कितना आता है केंद्र सरकार से? कहाँ गया वो पैसा? तो स्मार्ट सिटी 1600 करोड़ आया, कहाँ गया?
स्मार्ट सिटी में क्या बदलाव आपको दिखाई पड़ रहे हैं? जलमग्न हो रहा है देहरादून जरा सी बारिश में। यानी कि ना नाले बने, ना नालियां बनी, ना सीसीटीवी लगे। कहाँ से स्मार्ट हो गए हम? कौन सा वार्ड? 6 वार्ड होने थे। स्मार्ट स्मार्ट सिटी तो 6 मेरे को भी वार्ड। कोई वार्ड नहीं दिखाई देता। मैं वही बोल रही हूँ, 6 वार्ड उसके अंदर, मतलब मैं नहीं कह रही कि 100 के 100 देहरादून के वार्ड स्मार्ट होने थे। 6 वार्ड्स को पिक किया गया था। पूरे उत्तराखंड में केवल देहरादून को सिलेक्ट किया गया। देहरादून में उन 6 वार्डों को सिलेक्ट किया गया। कैंट था, राजपुर था, ये सारे विधानसभाओं के वार्ड्स थे। चेंज तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा ना, और भी हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। ये अच्छे दिन थोड़ी है अगर नारी 2025 में हम टॉप 10 में आ रहे हैं महिला अपराध के क्षेत्र में, तो ये हमारे लिए, तो हम तो यही गुहार करेंगे, हमारे बीते दिन लौटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। तो नारों की सरकार बनकर रह गई है, भाषण ही इनका शासन बनकर रह गया है। ये करते कुछ नहीं है, इनको पता है हम विकास के नाम पर नहीं आएंगे। तो हाय दैया, मुझे गाली दे दी, मुझे मेरी माँ को गाली दे दी, पिछले चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में कहा मुझे गाली दे दी। तो ये गाली ठीक चुनाव के टाइम पे कैसे देते हैं? और सेना का शौर्य और पराक्रम ठीक चुनाव के टाइम पर कैसे लेते हैं? हिंदू मुसलमान ठीक चुनाव के टाइम पर कैसे होता है? तो भाजपा ना एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी पे काम करती है, उसका अपना एक तरीका है चुनाव जीतने का। उसको पता है कि विकास के नाम पर तो कोई वोट नहीं देगा। तो करना तो फूट डालो और राज करो की राजनीति पर ही काम करना पड़ेगा, जो अंग्रेज करते थे। विकास के नाम पर तो मोदी जी 1900 से ये अपना 2047 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो तो टारगेट 47 क्या में तो मोदी पूरा जी विकसित रहेंगे? नहीं, मोदी विकसित जी से जवाबदेही कैसे लेंगे हम? 2047 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? लेकिन भाजपा तो रहेगी, नहीं, जवाब चाहे वो किससे कहीं लेंगे? किसी भी पक्ष में रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? मोदी भाजपा रहेगी तो आपको लगता है वो मोदी जी के कहे हुए बातों की जिम्मेदारी लेगी? आपको लगता है पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र रावत की सरकार की जिम्मेदारी ले रहे हैं? सारे फैसले एक एक करके बदल रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत सरकार में लिए गए फैसले, ये देवस्थानम बोर्ड को वापस किसने लिया? लाए थे त्रिवेंद्र जी, वापस लिया इन्होंने। बिल्कुल। जिला विकास प्राधिकरण, तमाम 6 से 7 डिसीजंस ऐसे हैं त्रिवेंद्र सरकार के जिनको वापस ले लिया धामी जी अभी ने। आपने त्रिभुवन जी का नाम लिया तो मेरे को एक चीज और याद आ गई। आप ही के क्षेत्र से, जहाँ पे आप रहते हैं, कामली रोड पे, तो कामली रोड पे बिंदाल नदी होते हुए जाती है। और अभी मेरे ख्याल से कल या परसों ही जो काफी बारिश रही पूरे दिन भर, तो वो पुल के ऊपर तक पानी आ गया। और वो अभी वीडियो मैं नहीं बनाई थी क्योंकि अच्छा, मैं 8वें 9वें माले पे रहती हूँ, काफी ऊंचाई पर रहती हूँ, तो मेरे वहां से साफ दिखाई पड़ रहा था कि पुल जलमग्न हो गया। तो वो वीडियो मैंने ही बना के मीडिया को सर्कुलेट की थी कि देखिए, मैं सविता कपूर जी से पूछ चुकी हूँ, मैं खजानदास जी से पूछ चुकी हूँ। तो खजानदास जी को पहले मैंने फोन किया, और ये बरसातों से पहले की बात है। मैंने जर्जर अवस्था को लेकर कहा कि ये जर्जर हो रहा है पुल, किसी दिन बड़ी घटना होगी खजानदास जी। तो बोले मैडम, ये मेरी जुरिस्डिक्शन का एरिया नहीं है, ये सविता कपूर जी के का एरिया है। तो मैंने कहा अच्छा, कामली रोड राजपुर में नहीं आता? कहते नहीं, ये कैंट का हिस्सा है, कैंट विधानसभा का। मैंने कहा ठीक है। सविता कपूर जी मुझे एक विवाह समारोह में मिली, मैंने बड़ी तफसील से उनके सामने बात रखी कि मैम, मुझे साफ दिखता है कि पुश्ते गिर गए हैं और बरसातें शुरू भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार कर ली गई है, उसका आकलन चल रहा है और पुल नया बनेगा। पर वो आश्वासन अच्छा, आश्वासन ही रह गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग था कि ये जो नदियां हैं, आपने कामली रोड पे वो जो नदी देखी है, वो मेरे ख्याल से 10-12 फीट या ज़्यादा 15 फीट चौड़ी जी होगी वहाँ पे। जी जी। तो क्या रियलिटी में ये नदी इतनी ही चौड़ी थी इस जगह पे? नहीं नहीं। क्योंकि बिल्कुल अब तो वो नदी की जद पे जो है हाँ वो मकान बने हुए हैं, हाँ, अतिक्रमण हुआ है बहुत ज्यादा। और पूरी नदी में हो रखा है। हाँ। काफी लंबा, अगर बिंदाल से देखते हैं हम, बिंदाल पुल से ही देखें, उससे भी पीछे से बल्कि, जी तो देखते हुए चलेंगे और आगे तक जाएंगे अगर हम, जी तो ये पूरी की पूरी उसमें अतिक्रमण है, दोनों तरफ से है। जी तो लेकिन ये अतिक्रमण तो मैं उत्तराखंड के बनने के टाइम से देख रहा हूँ। जी मतलब मैं उत्तराखंड बनने के बाद जो है देहरादून आया हूँ, जी। तो मैं तो तब से देखता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन तब से तो सरकार 1 बाय 1 जो है, कभी कांग्रेस की भी रही है, कभी बीजेपी की रही, फिर कांग्रेस की रही, फिर बीजेपी की रही, 1 बाय 1 चले हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल। तो ये कभी कांग्रेस को भी तो ये चीज नहीं दिखनी चाहिए नहीं, थी। बिल्कुल हमने चिन्हीकरण किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने चिन्हीकरण किया और 365 से ज्यादा मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण हो चुका था। राजकुमार जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं राजपुर विधानसभा से, उनको बस्ती विकास जो भी प्राधिकरण बना, उसका चेयरमैन बनाया गया माननीय हरीश रावत जी की सरकार में। और उन्होंने घूम घूम के केवल देहरादून नहीं, उन्होंने पूरे प्रदेश की मलिन बस्तियों पे काम करना शुरू किया।
और उतने में हमारी सरकार बदल गई। तो अच्छा, उस काम को मैं इसीलिए अभी आपसे कह रही हूँ, अगर कोई आपने अच्छा काम किसी सरकार ने शुरू किया था तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए ना। बिल्कुल मेरा पेड़ मेरा धन शुरू किया माननीय हरीश रावत जी ने, मेरा पेड़ मेरा धन, यानी आप पेड़ लगाइए और पैसे लीजिए हमसे, प्रोत्साहन राशि लीजिए। क्या ये अच्छा काम नहीं था? क्या धामी सरकार को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था? मेरे बुजुर्ग यात्रा शुरू करी, इन्होंने कह दिया एक ही को मिलेगा, हम 2 को पेंशन देते थे। 60 साल से ऊपर अगर 2 बुजुर्ग हैं किसी घर में तो हम दोनों को पेंशन देते थे, इन्होंने कहा एक ही को देंगे। फिर हमने नंदा देवी का पैसा अलग, गौरा देवी का पैसा अलग, एक बच्ची के पैदा होने से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक का इंतजाम हरीश रावत सरकार ने किया था। पैदा होने पर हम 5,000 का चेक देते थे ताकि बच्चियों को कोई मारे ना। 5,000 का चेक हम उस परिवार को देते थे प्रोत्साहन के रूप में जिसके वहां बालिका पैदा हुई। फिर हम 9th क्लास जैसे ही वो लड़की करती थी तो हम मैदानी क्षेत्रों में साइकिल देते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में हम 25,000 रुपया देते थे उसकी एवज में। फिर हम 12th पास करने पर 51,000 देते थे, हम शादी करने पर 51,000 देते थे, हम गर्भावस्था में पौष्टिक आहार बच्चे के लिए भी और प्रसूता के लिए देते थे। फिर हम वृद्धावस्था किट हमने बना रखे थे क्योंकि बुढ़ापे में एनीमिया है, प्रोटीन की कमी है, तो हम वो किट देते थे। ये तो अधिकतर योजनाएं अभी भी चली रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको। हमारी ये सारी योजनाएं अलग-अलग थी, इन्होंने उनको कंसोलिडेट कर दिया। उन्होंने कह दिया इस योजना का नाम अब से होगा नंदा गौरा कन्याधन योजना, एक कर दी। तो हमारी सरकार में एक बच्ची को 1.5 से 2 लाख रुपया सरकार देती थी, पैदा होने से उसकी शादी होने तक, ये दे रहे हैं 51,000। इन्होंने कर दिया नंदा गौरा, उसको दोनों को मिला दिया योजनाओं को। तो जिसने बहुत नजदीक से पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार देखी होगी, कोश्यारी जी की, निशंक जी की, खुंडुरी जी की सरकार देखी होगी, नित्यानंद स्वामी जी की, विजय बहुगुणा की, हरीश रावत की सरकार देखी होगी, वो बहुत क्लियरली डिमार्केट कर सकता है कि क्या आज सारे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस नरेंद्र तिवारी जी की देन है। ये 2 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो आप देख रहे हैं ये हरीश रावत जी की देन है। हल्द्वानी वाले की जरूर शिलान्यास नरेंद्र तिवारी जी कर गए थे, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड आगे हरीश रावत जी ने किया। IITs, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये सब कांग्रेस की देन है। भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। उपनल और सिटकुल हमारी देन है। आप सोचिए, आत्मा है। सिटकुल और पिटकुल अगर हटा दिए जाएं उत्तराखंड से, सारे सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो युवा लगे हैं वो वहीं लगे हैं। क्योंकि उस समय हरीश रावत जी धरने पर बैठ गए अपनी सरकार के विरुद्ध, जिस वक्त सिटकुल की स्थापना हो रही थी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहकर नरेंद्र तिवारी जी आए थे, तो उनका कॉर्पोरेट के संग बहुत अच्छा रैपो था और बहुत अच्छा रिलेशन था। तो अडानी अंबानी से लेकर दुनिया जहान के कॉर्पोरेट जगत को उन्होंने यहाँ बुलाया पहले निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में, और 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ लाए, और उसी के तहत सिटकुल पिटकुल की स्थापना हुई। माननीय हरीश रावत जी धरने पर बैठ गए इस बात को लेकर कि एक क्लॉज जो MOU साइन आप कर रहे हैं, इसमें क्लॉज ऐड करिए कि 70% जो नौकरियां हैं वो मेरे उत्तराखंड मूल के व्यक्ति को मिलेंगी। ये नहीं कि आपने बाहरी प्रदेश के लोगों को लाकर यहाँ पर नौकरियों में रख लिया, उन फैक्ट्रीज में या उन कंपनीज में। 70% का क्लॉज ऐड करिए, और नरेंद्र जी को करना पड़ा। ये होती थी कांग्रेस की सरकारें कि अगर कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं तो आप अच्छाई दोनों में देखिए, दोनों लीडर्स में, कि एक लीडर तो एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर माननीय हरीश रावत जी धरने पर बैठते हैं अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो भी विधानसभा के गेट पे, और मुख्यमंत्री की देखिए आप अच्छाई स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी की, गॉड ब्लेस हिज सोल, कि उन्होंने बात मानी, उन्होंने भी रिजिडिटी नहीं दिखाई। यहाँ क्या हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं मेरे राज्य में जमकर अवैध खनन हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? खनन के विभाग के सचिव को एक पूर्व मुख्यमंत्री का पलटवार करने के लिए खड़ा कर दे रहे हैं। कोई स्टैचर है क्या दोनों का? एक ऑफिसर कैटेगरी है, एक जनप्रतिनिधि कैटेगरी है, एक पूर्व मुखिया है पूरे राज्य का, और एक एक विभाग का सर्वे सर्वा। आप कैसे इतनी बड़ी धृष्टता कर सकते हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर सकते हैं कि आप एक खनन सचिव से कह रहे हैं, संत से, ब्रिजेश संत से, कि जवाब दो त्रिवेंद्र रावत का, और संत कह रहे हैं बिल्कुल निराधार बातें हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा। अरे ये कर क्या रहे हो? अपने पूर्व मुख्यमंत्री को झूठा और निराधार साबित कर रहे हो, जिसने सार्वजनिक, जिसकी रिकॉर्डिंग में पार्लियामेंट का, तो आपको पता है रिकॉर्डिंग में चला जाता है हर व्यक्ति का, हर जनप्रतिनिधि सांसद का भाषण।
वो रिकॉर्डिंग में चला गया उनका भाषण कि उत्तराखंड में जमकर अवैध खनन हो रहा है, और ब्रिजेश संत का भाषण रिकॉर्डिंग में है क्या? उनका रिकॉर्ड करेगा क्या कोई कि कैसे धामी जी ने निर्वस्त्र कर दिया अपनी सरकार के, अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को? आप इस हद तक, तो ये 2 केसेस हैं, एपिक केसेस, हिस्टोरिकल केसेस, जहां हरीश रावत जी अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठते हैं तो मुख्यमंत्री मानता है, क्योंकि वो प्रदेश हित में बात थी, वो युवा हित में बात थी। 70% हमारे मूल के युवाओं को लगाना होगा इन सिडकुल की कंपनीज ने, इन फैक्ट्रियों ने, इन उद्योगों ने। कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेगा उत्तराखंड में, वो आज भी क्लॉज यथावत है कि 70% उसको उत्तराखंड के लोगों को रखना पड़ेगा। ये हरीश रावत जी की योगदान है इस प्रदेश को। नहीं तो बगल में पड़ोस में 2 घंटे की जर्नी करो, हरियाणा है, इधर हिमाचल है, उधर उत्तर प्रदेश है, सारे आ जाते यहाँ हमारी कंपनियों में, फैक्ट्रीज में। बेरोजगारी तो पूरे देश में है ना। तो सवाल यही मैं कह रही हूं कि ये जिसने सरकारें देखी होंगी ना, 2000 में जब राज्य गठन हुआ उसके बाद से जिसने पैनी निगाह बनाकर दोनों के कार्यकाल को देखा होगा, और जिसमें ये रीढ़ की हड्डी होगी कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। रीढ़ की हड्डी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकार तो दमन पर उतारू हो गई। कभी पत्रकारों का दमन, आपने देखा 3 पर केस हो गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री बदला जा रहा है ये कह दिया। आप पर केस क्यों नहीं होना चाहिए, मैं भाजपा से पूछना चाह रही हूँ। पिछले 4 साल से आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नहीं हो रहा है, तो क्या गिरफ्तार करेंगे, FIR करेंगे उनके खिलाफ? वो भी तो भ्रम फैला रहे हैं। आप सीधी सी बात में ये समझना चाहती हूँ इस सरकार से, कप्तान देहरादून ने कहा FIR दर्ज करते वक्त, या महानगर अध्यक्ष ने FIR तहरीर देते वक्त ये कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये भ्रम फैला रहे हैं प्रदेश में, और आपदा जो प्रदेश में आ रही है वो प्रभावित हो रही है। कैसे प्रभावित हो रही है, मैं कन्विंस नहीं हो पाई, मेरे गले के नीचे वो बात नहीं उतरती। जबकि इसके उलट क्या हो रहा है कि जैसे ही महेंद्र भट्ट कहते हैं या पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है, क्या होता है? कोई मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं जाता। सारे विधायक मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और विधायक नई 5 जो पद हैं वो कुर्सी पाने के लिए दरबार में हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे होती है आपदा प्रभावित, कि कोई रुख नहीं कर रहा है आपदाग्रस्त क्षेत्रों का, कोई मंत्री कोई विधायक जा नहीं रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है दुष्यंत कुमार की, वो परिक्रमा कर रहा है तमाम बड़े नेताओं की, दिल्ली तक दौड़ रहा है कि मैं किसी तरह से, आपने देखा उमेश काऊ को, आपने देखा दिल्ली पहुंचे हुए थे, अरविंद पांडे को आपने देखा दिल्ली पहुंचे हुए थे। तो प्रभावित क्या हो रहा है? प्रदेश, क्योंकि उनको सबको पद पाना है, और मंत्री जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको पद बचाना है। तो ऐसे हो रही है आपदा प्रभावित। तो मुकदमा तो महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी होना चाहिए। बार बार उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने, कि आप बार बार गाजर लटकाएंगे अपने विधायकों के आगे से कि भैया मंत्री पद वितरण होने वाला है, आ जाओ झूला लेके, जो जो तुम्हारे पास माल है आओ नेगोशिएशन कर ले। हम सत्ता पक्ष ने तो अपनी तरफ से मुकदमा कर दिया जी और पत्रकारों का जो है काम पे इफेक्ट आया ही है। बिल्कुल। तो लेकिन वैसे अब सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी को मुकदमा करना हो तो मेरे ख्याल से वो सबसे स्ट्रांग जो है वो विपक्ष है, मैंने तो विपक्ष इसीलिए को करना चाहिए। मेरे ऊपर दर्जन भर मुकदमे चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं इसीलिए कह रही हूँ रीढ़ की हड्डी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकार दमनकारी सरकार है। ये सरकार केवल आवाज को दबाना और कुचलना जानती है। अच्छा, ये जो राज्य के नुकसान की बात है, इससे मेरे को एक चीज़ याद आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले हरीश रावत जी आए थे, यहीं पे बैठे थे जहाँ पे आप हैं अभी, और उस समय उन्होंने एक चीज़ बोली कि जब उनसे हमने गैरसैंण राजधानी के ऊपर क्वेश्चन किया था, तो उनका कहना था कि अगर मेरे को मालूम होता कि मेरी सरकार गिरने वाली है, तो मैं एक दिन पहले ही जो है गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देता। तो वो इस चीज़ का इंतजार क्यों करते रहे इतने टाइम तक? क्योंकि जब आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुगुणा जी बहुत ने जो अच्छा, है टेंट लगा के वहाँ पे स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब दूंगी इसका। तो अब ये देखो उन्होंने टेंट लगा के वहाँ पे स्टार्ट किया, हाँ, या आप ही की पार्टी ने, हाँ। फिर उसके बाद रावत जी ने उसको काफी समय तक अपने सीमित चलाया। संसाधनों से। तब तक 2014 लेकिन में ये बात नोट करने की है, 2014 में माननीय हरीश रावत जी शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और वहां मोदी जी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, पहली बार जब प्रधानमंत्री बने। तो बहुत कठिन हो गया रावत जी के लिए काम करना, क्योंकि भाजपा या मोदी जी की, वैसे तो हम फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी एक संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में किसी भी दल की सरकार हो राज्यों में, केंद्र को मदद करनी ही करनी होती है, ये बिल्कुल। व्यवस्था है हमारी। लेकिन हमने देखा कि वो संकीर्ण
मानसिकता के हैं, नैरो माइंडेड हैं, और उनको लगता है कि जो भी मदद दूंगा मेरे दल की सरकार बनेगी तब दूंगा। इस बात पर मोहर उन्होंने खुद लगाई जब उन्होंने राज्य दर राज्य, प्रांत दर प्रांत जाकर कहा डबल इंजन की सरकार दीजिए। डबल इंजन की सरकार स्वयं मोदी जी ने कहा। क्यों कहा? कहना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी भी अगर कांग्रेस की भी सरकार है तो डबल इंजन है, एक इंजन यहां चल रहा है, एक इंजन दिल्ली का है। डबल इंजन आपने उसी को क्यों कहा जब भाजपा की सरकार होगी? इसका मतलब आपका दृष्टिकोण साफ है। आपने उत्तराखंड के जनमानस से कह दिया कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगा विकास के लिए अगर किसी और की सरकार बना दी। एक अप्रत्यक्ष या परोक्ष या इनडायरेक्ट रूप से आपने जनता को यह संदेश दिया कि डबल इंजन की सरकार लाओ। तो आप सोच सकते हैं माननीय हरीश रावत जी के लिए कितनी मुश्किल रही होगी उस दौर में सरकार चलाना, जब बहुत उत्साहित होकर, और उस समय तो जवान भी थे मोदी जी, 15 साल पहले की बात है, तो गठरी उन्होंने अपने खजाने की बिल्कुल सिकोड़ दी और बांध दी, उसका मुंह बांध दिया केंद्र सरकार के बजट का, और पैसा आना बंद हो गया उत्तराखंड। उस दौर में भी हरीश रावत जी ने 500 से 1000 करोड़ से ज्यादा लगा दिया गैरसैंण में, और मांगा कि 10,000 करोड़ हमें दे दो, हम इसको राजधानी बनाएंगे। आप कह रहे हैं क्यों नहीं घोषित किया? कांग्रेस पार्टी कभी भी गरम गरम खाकर मुंह जलाने में यकीन नहीं रखती। आप हमारा आधार देखिए, आधार हमारी देन है ना देश को। बिल्कुल। मनरेगा हमारी देन है, भोजन का अधिकार हमारी देन है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमारी देन है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हमारी देन है, और ऐसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण से लेकर दुग्ध क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति से लेकर हरित क्रांति तक, ये सारी हमारी देन है। कभी आपने सुना कि इन तमाम योजनाओं में कोई बदलाव लाया गया हो? ये योजनाएं एक बार हमने चारों उनके कील नोकें देखी, हर तरह से देखा कितना रेलेवेंट है, कितना कोई कमी तो नहीं रह गई, लूपहोल तो नहीं रह गया, उसके बाद लागू कर दी। लागू करने के बाद इन योजनाओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये योजनाएं आज भी चल रही हैं। मजबूरी हो गई इस सरकार की, जो विफलताओं का स्मारक कहते थे मनरेगा को सदन में खड़े होके, आज उस मनरेगा ने हमें रिसेशन में, मंदी में जाने से बचाया कोरोना काल में। तो जवाब इसी में है कि रावत जी ने, क्योंकि उनको लगता था कि अभी राजधानी बनने के लिए बहुत काम करने हैं, अभी तो निदेशालय बनने थे, अभी तो वहां कार्यालय बनने थे, अभी तो वहां अधिकारियों के रहने के रेजिडेंस बनने थे, अभी तो वहां विद्यालय और अस्पताल बनने थे। कैसे कोई अधिकारी जाएगा यदि उसके परिवार की आप चिंता नहीं करोगे? उसका मनोबल काम में कैसे बढ़ेगा यदि उसके बच्चों के लिए स्कूल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होगा? तो ये सब करना बाकी था। इसलिए रावत जी के दिमाग में ये था कि मैंने इतना काम केदारनाथ आपदा में कर दिया है, जो भाजपा ये कहती थी कि 10 साल तक इस चारधाम की यात्रा में कोई ना आए, और यदि आए तो सर पर कफन बांध कर आए, और नरकंकाल जेब से निकाल कर अजय भट्ट दिखा रहे थे, निशंक दिखा रहे थे, और इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे थे उत्तराखंड के लिए कि 10 साल तक यात्रा सुचारू नहीं हो सकती। उस यात्रा को माननीय हरीश रावत जी की कर्तव्य निष्ठा देखिए आप, एक डिसीजन मेकिंग पावर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखिए कि मात्र 1 साल में चारधाम यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि वो हमारी आर्थिकी ही नहीं है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। प्रदेश धड़धड़ा कर गिर जाएगा अगर चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश से अलग कर दी जाए, तो सारा रेवेन्यू जो आता है। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे इसमें एक हम तैयार नहीं थे। आपने हाँ, मुझसे नहीं, बिल्कुल सवाल आपने किया कि बोला। हरीश रावत जी ने क्यों घोषणा नहीं की, क्योंकि हरीश रावत जी को लगता था कि 2017 में मेरी ही सरकार आएगी, क्योंकि एक तो मेरी सरकार गिराई गई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी ना, मतलब चुनाव से चुनी हुई सरकार थी, कोई नामांकित सरकार नहीं थी, निर्वाचित सरकार थी। उसको गिराया खरीद फरोख्त करके, 10 लोगों को अपने दल में शामिल करा के भाजपा ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार उत्तराखंड में गिराई, और उसके बाद सिलसिला पूरे देश में चल पड़ा, गोवा में, मणिपुर में, बाकी सारे राज्यों में यही करते रहे लोकतंत्र की हत्या। तो रावत जी को क्या लगा कि केदारनाथ का मैंने कायाकल्प कर दिया, यात्रा शुरू कर दी, सब पुनर्वास कर दिया, पुनर्निर्माण कर दिया, मैंने गैरसैंण का कायाकल्प कर दिया, और मैंने जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी कि सरकार हमारी गिराई गई, तो उनको लगा कि सिंपैथी होगी मेरे साथ जनता की, कि बताओ ये 10 लोगों को जिताया तो हाथ के निशान पे था हमने, और ये जाकर बैठ गए कमल की गोद में, तो जनता बदला लेगी मेरे अपमान का। ये माननीय हरीश रावत जी को लगा, शायद उनका गुमान हो, उनकी गलतफहमी हो, और वो गलतफहमी निकली। 2017 में हम 11 में सिमट कर रह गए, सारा हमारे साथ हुआ पाप और अधर्म, और हम सिमट कर रह गए 11 में, वो ले गए 57। तो वो वहां पर चूक हुई कि गैरसैंण राजधानी में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ था, और रावत जी को लगता था कि अभी तो
ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उत्तराखंड बना तो देहरादून के पास भी कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन देहरादून को भी एक अस्थायी राजधानी बनाया गया और फिर उसको धीरे धीरे डेवलप किया गया। लेकिन जब ये उनके हाथ में आ गया था, उनको मालूम था कि जनता चाहती है कि गैरसैंण बने, तो और नहीं, गैरसैंण में मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं देहरादून में कुछ नहीं था। देहरादून स्कूल का हब है, देहरादून हॉस्पिटल का हब है। तो यहाँ आपको केवल अपने कार्यालय बनाने थे, जो हमने पुरानी बिल्डिंग में बना लिया। हमारा सचिवालय आज भी पुरानी बिल्डिंग को सचिवालय के नाम से घोषित कर दिया गया और अस्थायी राजधानी इसको घोषित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि देहरादून में कुछ नहीं था। देहरादून में तो ऑलरेडी 70% चीजें थी, 30% सरकार को और जुटानी थी, सरकार ने जुटा ली उस समय राज नहीं, गठन के मेरा समय। कहने का मतलब ये है कि चल तो रहा ही था। देखो उस समय कुछ चीजें थी, उनमें ही स्टार्ट कर दिया गया, फिर धीरे धीरे डेवलप किया गया देहरादून को। ये बात मैं मान गया नहीं आपकी। नहीं, इंसान की लेकिन बेसिक जरूरत यही होती है, हाँ नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके पास भी 3 साल का टाइम था। जब वो 3 साल तक तो उनके हाथ में था ही। उनका कहना ये था कि अगर मेरे को ये मालूम होता कि मेरी सरकार गिर जाएगी तो मैं इसको गिरने से पहले ही घोषित कर देता। मतलब कि घोषित तो कर सकते थे, लेकिन वो इंतजार में थे कि इसको शायद मैं अच्छे तरीके से करूं। हाँ, आपकी हाँ, ये बात सही है, मैं लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर वो पहले ही घोषित कर देते तो ठीक है, सरकार 10,000 करोड़ नहीं दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे तो चीजें डेवलप आज तक तो हो ही चुकी होती। अगर घोषित हो जाता कि भैया हमारी मूल राजधानी तो गैरसैंण रहेगी, जब तक वो नहीं बनती तब तक यहाँ से काम चलाएं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना उसके साथ ही उसकी शादी नहीं तय की जाती है। शादी तो नहीं की जाती, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है उसके 11 दिन बाद उसका नामकरण किया जाता है, और लेकिन उसके नामकरण के बाद से लेके उसके स्कूल के जाने तक उसके कई नाम बदली हो जाते हैं। और मैंने कई केस देखे हैं, कई ऐसे अपने दोस्तों को मैं जानता हूं जिन्होंने उनके बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम कुछ और था और स्कूल में एडमिशन करते करते वो बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा बने हैं। मैं वही बता रही हूँ आपको कि हर उम्र के पड़ाव में कोई चीज अच्छी लगती है, वो भद्दी लगती है दूसरे उम्र के पड़ाव में। वही स्टेज थी गैरसैंण की कि गैरसैंण बिल्कुल अपने शैशव काल में था। गैरसैंण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भराड़ीसैंण में डेवलप किया गया वो शैशव काल में था। माननीय हरीश रावत जी को ये ओवर कॉन्फिडेंस था और आपने कहा 3 साल उनको मिले ही थे। 3 साल मिले तो आप मुझे बताइए, एक तरफ गैरसैंण और दूसरी तरफ दैवीय आपदा। कोई भी मुखिया बनेगा वो क्या चुनेगा? पहले उन्होंने दैवीय आपदा को चुना, 1 साल तक उन्होंने उस पर काम किया। जब दैवीय आपदा से वो निपट लिए और उनको लगा कि अब पटरी पर जनजीवन सामान्य हो गया है, उत्तराखंड का जो विश्वास खोया था उत्तराखंड ने, वो उसको आत्मविश्वास वापस मिल गया। हम सबका मनोबल टूट गया था, धराशायी हो गया था मनोबल, उसको वापस वो मनोबल मिल गया है, आत्मविश्वास मिल गया। तो फिर उनका शिफ्ट हुआ ध्यान गैरसैंण पर। और मैंने जैसा कि कहा, गैरसैंण पे ध्यान शिफ्ट हुआ ही था कि 2016 में सरकार गिर गई। तो 3 साल का वक्त मिला कहाँ, उनकी कॉलर बोन टूट गई। बिल्कुल। तो नहीं, मैं आपकी इस बात को मैं मानता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन अब एक चीज और है। अब अभी एक स्टेटमेंट हमने सुना था कि 8,500 करोड़ रुपया गैरसैंण में लग चुका है। एक सेकंड में उस बात पर आऊं। माननीय हरीश रावत जी ने ये बात इसलिए कही होगी आपसे कि यदि मात्र घोषणा भर कर देने से जनता इतने लबालब वोट दे रही है, जैसे इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। आप बताइए कौन सा ग्रीष्मकाल का इन्होंने सत्र चलाया वहां? एक दिन ग्रीष्मकालीन सत्र का मतलब है 6 महीने यहाँ से चले देहरादून से और 6 महीने गैरसैंण से चले सरकार। 6 महीने छोड़िए, 6 दिन बता दीजिए आप मुझे जो सरकार वहां से चली हो ग्रीष्मकाल में। कभी नहीं जाते ये। अभी गए मानसून काल में 3 दिन के लिए, उसमें 1.5 दिन में वापस आ गए। तो इनके अंदर तो वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। तो हरीश रावत जी ने इनको देखा होगा कि जब इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा की, त्रिवेंद्र रावत जी ने, और 2022 में जनता ने फिर अपार प्रेम इनको दे दिया, तो अगर केवल जुबानी जमा खर्च करके वोट मिल रहे हैं तो फिर मुझसे ये चूक हो गई कि मुझे भी फिर गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देना चाहिए था। क्या पता जनता का आशीर्वाद मिल जाता। वो बेचारे उसमें रह गए कि जब पहले पूरी बिल्डिंग तैयार करूंगा उसके बाद ही गृह प्रवेश करूंगा। वो इस मुगालते में नॉर्मली होता है, सही है। हाँ, लेकिन अब तो जो है बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और आप तो अगर चाहें तो काफी कुछ किया जा सकता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शायद हमको पहले 6 महीने में सुनने को मिल जाए कि गैरसैंण को राजधानी बना दिया गया। डिसीजन जरूर सुनने को मिल जाएगा। काम उसमें, क्योंकि काम तो लंबा काम तो आज भी देहरादून में चल रहा है। हाँ,
तो वो वहाँ भी चलता ही रहेगा। हाँ, नहीं, काम से मेरा मतलब है निर्माण कार्य। हाँ, वही मेरा कहना है। हाँ। आज भी यहाँ कुछ ना कुछ सरकार राजधानी के नाम पे कुछ ना नहीं, ये कुछ तो निर्माण खत्म कर ही कर रही दिया है। राजधानी अस्थायी जब से बनी देहरादून वासियों से पूछिए, खून के आंसू वो रोते हैं, क्योंकि देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड को शांतवादियों का और स्वर्ग तो कहा ही जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन देहरादून हर लिहाज से, चाहे वो सैन्य अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक, एक बार जो यहाँ डीएम रह गया, एसडीएम रह गया, वो जरूर यहाँ घर बना लेता था। एक बार जो यहाँ अधिकारी पोस्टिंग पर आ गया, वो छोटी सी जमीन खरीद के घर बना लेता था, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, आबो हवा के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, बच्चों की शिक्षा के लिहाज से, अपने स्वास्थ्य के लिहाज से, हर लिहाज से 100 आउट ऑफ 100 देहरादून को मिलते थे। बिल्कुल। लेकिन आज आप देखिए, विकास के नाम पर विनाश कहते हैं इसको। ऑल वेदर रोड के अब साथ तो जो किया है अब तो भाजपा ने, असुरक्षित नहीं, मैं शहर बन गया है। आपके इस पॉडकास्ट पे मैं भविष्यवाणी पहले भी कर चुकी हूँ, फिर करके जा रही हूँ। ये जो आत्मघाती कदम भाजपा की सरकार ने, जिसमें बहुत उत्तराखंड के लोग शायद खुश हो रहे होंगे, भाजपा के प्रवक्ताओं ने खूब चिल्लाया छाती ठोक ठोक के कि ऑल वेदर रोड, चार धाम यात्रा मार्ग पहले भी था प्राधिकरण, हमारी सरकारों में भी। क्या चार धाम यात्रा में नहीं जाते थे लोग? ये तो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, ये तो हमारी सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ जागेश्वर धाम है, यहाँ आप देखिए कि नानक मत्ता साहिब है, तो यहाँ तो पिरान कलियर साहिब है। यहाँ ऐसा नजारा है उत्तराखंड में जो कहीं देखने को नहीं मिलता। सर्व धर्म संभाव की नदियां बहती थी, इतना सौहार्द था, सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत था। और देहरादून में कौन आपके पड़ोस में किस जाति धर्म का है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता था, बीमार नहीं होते थे लोग। लेकिन आज ऑल वेदर रोड जो ये लाए हैं, उसने चार धाम, क्योंकि गढ़वाल मंडल में है, गढ़वाल मंडल में ही चार धामों को जोड़ने के लिए ये ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य हुआ। पहले टारगेट रखा गया 2019 में पूरा हो जाएगा, बस अनवरत काम चलते जा रहा है। डायनामाइट से पहाड़ों को, चट्टानों को उड़ाया जा रहा है, चौड़ीकरण करने के लिए पहाड़ को के बेस को कमजोर किया जा रहा है, फ्लोरा एंड फौना को नष्ट किया जा रहा है। और पूरा जो निर्माण कार्य है वो जब आप नदियों में डाल रहे हैं तो नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ आने का खतरा है। तो बहुत सारे मल्टी एंगल से यहाँ हमारे वहाँ असुरक्षित हो गया उत्तराखंड। जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है, जो वेदर में आप चेंज देख रहे हैं बहुत ज्यादा, गर्मी के दिनों में भी सर्दी का ऐसा एहसास, और सर्दियों में भी बरसात का एहसास, मतलब सारा घालमेल हो गया है मौसम का। ऐसे फ्रूट्स और ऐसी सब्जियां उग रही हैं जो कभी सर्दियों में उगा करती थी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए या क्लाइमेटिक कंडीशंस को कह लीजिए, ये सब इसी वजह से हो रहा है कि विकास के नाम पर जो अंधाधुंध पेड़ों का कटान हम कर रहे हैं और उसको रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे। उत्तराखंड को ये गौरव हासिल है कि हमारे 70% राज्य जो है वन आच्छादित है। हरियाणा का, दिल्ली का उठाकर देखिए जरा आप, 5%, 6% भी नहीं है वन आच्छादित वो। और हम, इसीलिए लोग उत्तराखंड आना भी चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। प्योर ऑक्सीजन, प्योर वाटर यहाँ पर है। तो 70% वन आच्छादित प्रदेश होने का मतलब है कि पूरा उत्तरी भारत, पूरा नॉर्थ इंडिया उत्तराखंड की बदौलत, लंग्स है उत्तराखंड उनका, फेफड़े है उत्तराखंड। उत्तराखंड से अगर ताजी हवा ना जाए दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, तो जो हमारा योगदान है, अब इस वनों को संरक्षित करने के लिए, 70% वनों को, जंगलों को संरक्षित करने के लिए हमारे वहाँ बड़ी बड़ी मिल नहीं लग पाती, उद्योग नहीं लग पाते, विकास नहीं हो पाता, सड़कें नहीं जा पाती। तो उसके एवज में आप क्या दे रहे हैं उत्तराखंड को? हम ग्रीन बोनस मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। औद्योगिक पैकेज मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो आप तो हमें, वैसे आपको गंगा माँ ने बुलाया होता है, वैसे आपको उत्तराखंड से बड़ा लगाव होता है, केदार बाबा आपको बार बार बुलाते हैं, फिर भी झोली खाली क्यों है उत्तराखंड की? हर बार मार्केट से पैसा क्यों उठाना पड़ रहा है तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों को? क्योंकि आपका जरिया केवल शराब और खनन है, या ज्यादा से ज्यादा धार्मिक पर्यटन है, जिस पर आपने खुद चोट कर दी बौराड़ी में जाकर शिलान्यास करके। 1-2% आदमी भी अगर केदारनाथ आने वाला दिल्ली के बौराड़ी में दर्शन कर लेगा, परिक्रमा कर लेगा, तो उत्तराखंड का तो भट्टा बैठ जाएगा। और भट्टा कौन बैठा रहा है? मुखिया। तो कालिदास वाली हरकत है ना, जिस टहनी में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिसका खा रहे हैं मतलब उसी की पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। इस चार धाम यात्रा का तो बहुत हमें शुक्रगुजार होना चाहिए बिल्कुल। कि इसकी वजह से हमारे 20 लाख से ज्यादा परिवार पल रहे हैं। 1.25 करोड़ का तो हमारा प्रदेश है कुल, उसमें से 20 लाख परिवार परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चार धाम यात्रा से जुड़े हुए हैं।
उसको इतना बड़ा डेंट आप पहुँचा कर आ गए और अब उनका अनुकरण करते हुए कहीं नागपुर में खुल रहा है केदारनाथ, तो कहीं तेलंगाना में खुल रहा है। अच्छा, हम एक चीज़ देखिए कि जब से कांग्रेस की सरकार गिरी है, तब से लगातार कांग्रेस को कहीं न कहीं कोई न किसी तरीके का डेंट मिलता जा रहा है। लोग उनके जो जीत के लोग आ रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो पंचायत चुनाव में हों, हर जगह कम होते जा रहे हैं। अभी इस बार भी आपको मालूम होगा पंचायत चुनाव में क्या रहा रिज़ल्ट। जी। तो ये जनता के साथ आप एक तरफ से ये भी बता रहे हैं कि जनता के साथ क्या धोखा हो रहा है जी। और जनता को भी आप बता रहे हैं और जनता को भी समझ में आ रहा होगा। जी। लेकिन इसके बावजूद भी जनता का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, मैं तो इसको शुभ लक्षण के रूप में देखती हूँ कि पंचायत चुनाव में जनता ने एकदम बदलाव के साथ वोट किया है। भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, अगर हम जनादेश की बात करें। इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष में क्या करा, और मैं तो बहुत स्ट्रांगली आपके पॉडकास्ट पे बोल के जा रही हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे डायरेक्ट जनता से होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों का खेल इसमें बढ़ गया है। एक गरीब आदमी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष बनना अब आसान नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं बन पाएगा वो, क्योंकि खरीद-फरोख्त हो रही है बहुत ज़्यादा। और आपने देखा अपहरण का कांड, आपने देखा 5 रेनकोट में 5 लोगों को कैसे अपहरण किया गया इस सरकार की नाक के नीचे। तो अभी आप कानून व्यवस्था की बात पूछे थे, तो कानून व्यवस्था तो वेंटिलेटर पे पहुंची गई है, महिला अपराध के क्षेत्र में ही नहीं, ये अपहरण का केस है। बेताल घाट में 8 राउंड की फायरिंग होती है जनाब, और 8 राउंड की फायरिंग में जो 2 लोग नामजद हैं, जानते हैं कौन? रानीखेत के भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल के 2 भांजे, सगे भांजे। उनमें से एक भांजा तो परिवार रजिस्टर में है प्रमोद नैनवाल के। अगर वो नामजद हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है गोलीकांड में बेताल घाट के। उनकी बहू लड़ रही थी प्रमोद नैनवाल की, वहां से बेताल घाट से हार गई। तो गोली के बाद भी आप जीते नहीं। तो यानी कि हमारी उत्तराखंड की जो जनता है, देवतुल्य जनता, वो ये गोलीबारी को पसंद नहीं करती, वो ये गाली गलौज की भाषा को पसंद नहीं करती, वो हेकड़ी को डराने धमकाने को पसंद नहीं करती। वो शुचिता की राजनीति पसंद करते हैं, संस्कारी और सभ्यता की राजनीति पसंद करते हैं। तो भाजपा ने साबित कर दिया, जनादेश जो आया वो निर्दलियों को और विपक्षी दलों को आया। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सुपड़ा साफ कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन थी वो निर्दलियों की और विपक्षी दलों की थी, मिली-जुली। थर्ड पोजीशन पे भाजपा थी, अगर हम जनादेश की बात करें। उस जनादेश को अपने सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर साम, दाम, दंड, भेद इस्तेमाल करके भाजपा ने 11। मतलब ये है कि जनता जो है ना पक्ष ना विपक्ष किसी पे भरोसा नहीं कर रही है अभी। नहीं, वि- नहीं, मैंने कहा ना, हम रहे हैं, विपक्षी दल रहे हैं, भाजपा नहीं से नहीं, ऊपर रहे हैं। विपक्षी दल तो आप हैं ही बिल्कुल। इसमें मैं नहीं, नहीं डिनाई कर भाजपा रहा से हूँ, लेकिन ऊपर मैं हम तो ये लाए। जो अभी पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं। पंचायत चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। जिला पंचायत 11 अध्यक्ष बना ले जाना इस बात का द्योतक नहीं है कि जनता आपको पसंद कर रही है। वो चुनाव जिला पंचायत सदस्यों ने किया है। उन सदस्यों के मुंह में आपने कपड़ा ठूसा या नोट ठूसे, वो आप जाने, आपने क्या किया। लेकिन खेल तो हुआ, ये पूरा उत्तराखंड का बच्चा-बच्चा जानता है कि जनादेश आपके विपक्ष में था। पंचायत चुनाव आप उसको कहेंगे जहाँ वोट डला है, और वोट जनता ने जहाँ दिया है। मतलब जो कभी हमने बहुत पहले हम सुनते थे कि जो बिहार में होता था, हुँ। अब वो उत्तराखंड में होने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल होने लगा है, और ये चिंतनीय है कि मुख्यमंत्री जी का भी रिसेंट एक बयान आया है कि मैं राज्य स्थापना दिवस पे 2 दिवसीय सत्र बुलाऊँगा। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों बुलाएँगे 2 दिवसीय सत्र आप, यहाँ बुलाएँगे या गैरसैंण में बुलाएँगे, वो अभी पता नहीं है, लेकिन 2 दिवसीय सत्र बुलाने की वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे चर्चा करनी है सत्र के दौरान कि राज्य को जाना कहाँ था और राज्य कहाँ पहुँचा। क्या हमने पाया और क्या हमने खोया। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बता दूँ कि राज्य को लोकायुक्त चाहिए था, बेरोजगारों को नौकरियां चाहिए थी, नशा नहीं। हमको एक सख्त भू कानून और मूल निवास चाहिए था। हमको अपनी कहने वाली एक राजधानी चाहिए थी, क्योंकि जब हम उत्तराखंड से बाहर जाते हैं और लोग हमसे हमारा कैपिटल पूछते हैं, तो हमें समझ ही में नहीं आता हम गैरसैंण कहें, रायपुर कहें या देहरादून कहें। तो इकलौता एक प्रदेश हम बन के रह गए हैं जिनके पास अपनी राजधानी नहीं है। और एक बात और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार आपने मांगी जनता से, ट्रिपल इंजन की सरकार दी है जनता ने। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, बड़ा भाई बैठा हुआ है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के रूप में। ऐसे में इससे बढ़िया सुनहरा अवसर कब होगा परिसंपत्तियों के बंटवारे का? अरबों रुपया दबाए बैठा है उत्तर प्रदेश हमारा, और अंतरिम सरकार आपकी थी। 2000 में राज्य गठन हुआ, 2000 से लेकर 2002 तक बिना जनता के द्वारा चुनी हुई एक अंतरिम सरकार यहाँ बनी 2 साल के लिए, जिसमें बारी बारी से कोश्यारी जी और नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री 1-1 साल के लिए बने। दोनों मामले तभी लटक गए, राजधानी का भी, क्योंकि हमारे साथ ही 2 राज्य और बने थे।
उनको उनकी परमानेंट राजधानी मिल गई। हम लटक गए त्रिशंकु की तरह, हमारे पास ना आज की तारीख में राजधानी है। तो आप तो प्रचंड बहुमत की सरकार है, आप तो भगवान हैं, आप इस समय दे सकते थे हमको परमानेंट राजधानी, वो आपने नहीं दी। और दूसरी बात, परिसंपत्तियों का बंटवारा जो उस समय रह गया, आप सोचकर चौंकिए कि हमारा जल जंगल जमीन का प्रदेश है, हमारी नदियों से, गंगा जमुना से जो बिजली बनती है उसका केवल 12% उत्तराखंड को मिलता है। सारा 88% जो है दूसरे प्रदेशों को जाता है। क्यों? ये सब हमको वापस चाहिए। हमको अपने संसाधनों पर अपना अधिकार चाहिए। वो वही ला सकता है जिसके अंदर स्ट्रांग विल पावर हो। अगर आप हाथ जोड़ के जी हजूरी करते रहेंगे, फिर तो आपने कर लिया प्रदेश के लिए काम, फिर तो ये जिहाद 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 करके निकल जाएंगे। 5 साल 4 साल तो निकल ही गए। तो डायरेक्शन लेस हो गए। युवा मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के युवाओं को ही नहीं, महिलाओं को एज अ वुमन मुझे भी बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि पुष्कर सिंह धामी अब आए हैं तो त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत जी के जितने कारनामे हैं उनको धोएंगे और बहुत अच्छा युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं की तरह सोचेंगे, युवाओं के लिए सोचेंगे। लेकिन आपने तो लाठियां चला दी। युवा क्या मांग रहा था अपने लिए? रोजगार। और रोजगार अगर युवा अपनी सरकार से नहीं मांगेगा, किससे मांगेगा? तो वो रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरे और आपने लाठियां चला दी उनके ऊपर। महिलाएं गैरसैंण में 14 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए 90 दिन से बैठी थी धरने पर। उनके ऊपर भरी सर्दी में लाठियां चलवा दी और वाटर कैनन छुड़वा दिए महिलाओं के ऊपर। वो महिलाएं जिन्हें आप मातृशक्ति कहते हैं मंचों से, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बड़ा सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन कृत्य कैसे हैं आपके? वो चोटिल हुई महिलाएं उसमें। सोचिए, कराह रहा था उत्तराखंड उसमें, क्योंकि ये उत्तराखंड उन महिलाओं की देन है। महिलाओं ने अपना अस्मिता लुटा दी इस देश को, इस प्रदेश को पाने के लिए। शहीद हो गई हमारी कितनी महिला, वेलवती चौहान वगैरह। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत गौरा देवी का प्रदेश हमारे प्रदेश को चिपको आंदोलन की वजह से जाना जाता है, बचेंद्री पाल की वजह से हमको जाना जाता है। तो महिलाओं ने गौरवान्वित किया है इस प्रदेश को। आपने लाठियां चला दी प्रदेश के ऊपर, युवाओं पे लाठियां चला दी, और आप एक डायरेक्शन में काम करते रहे, वो यूसीसी। पहले तो यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म कहाँ है ये? जब हम देश में है ही नहीं लागू और हम ही हम पर लागू है, तो यूनिफॉर्म कहाँ से हो गया? वो हो तो ही नहीं सकता। हाँ, तो निरर्थक हो गया। और वो यूसीसी जिसमें आपने लिव इन को वैधता दे दी, आप बड़े हिंदू धर्म के झंडा बरदार बनते हैं तथाकथित रूप से, स्वयंभू बनते हैं हिंदू धर्म के आप लोग। तो आप ये बताइए कि हिंदू सनातन धर्म में लिव इन को कब वैधता थी? कौन सा वेद पुराण हमारा ऐसा है जिसमें कहा गया है बिना शादी के रह लो किसी भी पुरुष के साथ एक छत के नीचे? ये तो हमारी संस्कृति पे चोट है। नहीं, संस्कृति पे चोट है। धामी जी क्या कह रहे हैं यूसीसी के जरिए कि मेरी और यूसीसी की शर्तें पूरी कर दो, उसके बाद किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, किसी के भी साथ रहना है, कितने भी साल रहना, रहो, किसी भी उम्र में रहना, रहो। लेकिन आप सोचिए कि यूसीसी ने केवल यही चोट नहीं करी, यूसीसी में जो लिव इन तो नई चीज लाए, वो यूसीसी में जो बाकी चीजें हैं वो कॉपी पेस्ट हैं। वो सब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में सब कवर्ड है। वो केवल कॉपी पेस्ट हुई हैं बाकी चीजें। तो जब पहले से कोई चीज विद्यमान थी तो आपने नया क्या किया? आपने नया दिया केवल लिव इन, जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यता पर चोट है। मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ, इनके अनुषांगिक संगठन है बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, ये क्या करते हैं? ये किसके लिए क्या करते हैं? ये समाज के कौन से वर्ग के लिए आगे आते हैं? हिंदू मुस्लिम जहां हो रहा हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जहां मौका मिल रहा हो, वहां तो ये कूद पड़ते हैं। लेकिन कहीं आपदा आ रही हो, आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस में देखा किसी बजरंगी दल को? इनके मंत्री विधायक सांसद नहीं जा रहे हैं वहां। अभी आपदा आई जो धराली में, थराली में, मुख्यमंत्री अकेले दिखाई पड़े हमको। क्यों कोई सांसद नहीं था साथ में? क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं था साथ में? क्यों कोई मंत्री नहीं था, कोई विधायक नहीं था साथ में? एकला चलो की रणनीति पर कब तक उत्तराखंड का कायाकल्प करने की सोच रहे हैं? उसमें तो फिर आप वही बयानबाजी दे पाएंगे। बयानों से नहीं चलती प्रदेश, बयानों से नहीं चलते, ये टीम वर्क से चलते हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें टीम वर्क चाहिए होता है। केवल एनडीआरएफ से चला लेंगे काम क्या हम? सेना भी चाहिए होती है, एसडीआरएफ भी चाहिए होती है, शासन प्रशासन भी चाहिए होता है, आपदा कंट्रोल रूम भी चाहिए होता है, आपदा प्रबंधन विभाग भी चाहिए होता है। तो इट्स अ टीम वर्क। अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि वो कोई जादूगर है, जादूगर पाशा, और उनके हाथ में एक जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाएंगे, जिस तरह से वो घूमते हैं खुद हेलीकॉप्टर में, और आपदा सब कुछ जनजीवन सामान्य हो जाएगा, आप सोचिए, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे सोच के कि 1,500-2,000 के परिवार, व्यवसाय लूट गया, जीरो से शुरू करना उन्होंने, जीवन भर की उनकी कमाई खत्म हो गई, परिवार पता नहीं कहाँ लापता है आधे सदस्य। तो टूटी और बिखरे टुकड़ों को कैसे वो जोड़ेंगे? तो वैसे ही बिखरे और टुकड़ों में आज भाजपा दिखाई पड़ रही है। कई गुट हैं,
हैं और मुख्यमंत्री बदलने की भी खबरें चल रही हैं और खुद भाजपा के संगठन से चल रही हैं। संगठन के लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ रहे हैं आपदा को छोड़ के। यहाँ आप सोचिए ना, आपदा आती है और मुख्यमंत्री दिल्ली में कह रहे हैं मेरा तो प्री डिसाइडेड प्रोग्राम था, पहले से स्लॉटेड था, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना मेरा। पत्रकारों ने कहा अरे भैया आपदा आई है, 7 लोग लापता चल रहे हैं और 8-9 लोग मर गए हैं। तो कह रहे हैं नहीं मेरी तो पहले से मुलाकात तय थी। वो मंत्री भी मौजूद रहेंगे, आप भी मौजूद रहेंगे, ये मुलाकातें बाद में होती रहेंगी, ये गुलदस्तों का दौर बाद में हो सकता है। पहले तो आपका दायित्व ये था कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाइए, लेकिन जिस दिन आपदा आई, उस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ गए। 2 आपदाओं में थराली और धराली में आप दिखाई ज़रूर दिए, कहीं आप हवाई दौरे में दिखाई पड़े, कहीं आप अकेले दिखाई पड़े। तो लगा कि सरकार कहाँ है? इसको सरकार थोड़ी कहते हैं। इसको तो फिर सिर्फ केवल मुख्यमंत्री कहेंगे ना, पुष्कर सिंह धामी। सरकार का मतलब होता है सारे मंत्री, विधायक, सारी कैबिनेट आपकी, वो नदारद रही आपदा के समय पर। आपका प्रदेश का मुखिया जो सत्तारूढ़ दल का मुखिया है, वो यही जोड़ जुगत लगाने में लगा रहा कि कौन से में मेरा जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कहाँ मेरा महापौर बन रहा है। उसको कोई मतलब नहीं था। और अभी चुनावों में बेशर्मों की तरह सब जगह चुनावी सभा करने पहुंच जाएगा कि हाय मुझे वोट दे दो और रोना धोना शुरू हो जाएगा। रोए थे। अभी मुझे याद है बद्रीनाथ और केदारनाथ के बाई इलेक्शन में रोए थे महेंद्र भट्ट जी जनता के सामने कि झोली फहरा रहा हूं, वोट दे दो। क्यों देना चाहिए इनको वोट? जब ये आपदा में आपके साथ नहीं खड़े हैं, महिला अपराध में आपके साथ नहीं खड़े हैं, बेरोजगारी और महंगाई जब आसमान छू रही है तब आपके साथ नहीं खड़े हैं, किस बात का वोट चाहिए इनको? जब बद्रीनाथ की जनता ने इनको नकार दिया है तो अब प्रदेश की जनता को भी समझ जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति सत्तारूढ़ दल ने अपना सिरमौर बनाया है जिसको लात मार के बाहर कर दिया बद्रीनाथ की जनता ने। तो क्या आपको अपने सर माथे बैठाना चाहिए महेंद्र भट्ट को? ये तो प्रदेश की जनता के विवेक को सोचना चाहिए। उनको अब फैसले विवेकपूर्ण लेने पड़ेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए, जो अन्नदाता है हमारा, जो भोजन पहुंचा रहा है हमारी थाली में, उसके लिए। तो अगर नहीं सोचेंगे तो फिर यही होगा। अभी एक रिसेंटली एक उनका वो भी आया बयान, महेंद्र भट्ट जी का ही, जिसमें उन्होंने आप ही की पार्टी के एक नेता के ऊपर आरोप लगा दिया है कि अगर वो महिलाओं के साथ खड़े हैं तो शायद अब जाके कुछ सुरक्षा होगी। नहीं, ये बहुत निचले स्तर का बयान है। मैं महेंद्र भट्ट जी की तरह नीचे नहीं गिर सकती बयान देने में। महेंद्र भट्ट जी का बयान अब वही नेता देंगे जिसके लिए उन्होंने कहा है। मैं समझ रही हूँ किस नेता के लिए उन्होंने कहा है और वो नेता मेरे अपने आप में सक्षम है महेंद्र भट्ट का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो महेंद्र भट्ट को तो चिंता उस नेता की नहीं करनी चाहिए हमारे। उनको तो अपने घर में देखना चाहिए कि ये चंपावत के मंडल अध्यक्ष का क्या करना है, सल्ट के मंडल अध्यक्ष जिन्होंने खेतों में ले जाकर 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के संग दुष्कर्म कर डाला, उस मुकेश भूरा क्या करना है जिसने एक विधवा माँ और उसकी 13 साल की बच्ची दोनों के साथ पिछले 3 साल से क्या-क्या हरकतें कर रहा था। उनको तो बहादुराबाद के आदित्यराज सैनी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए जो इस समय जेल में बंद है। उनको तो शिव कुमार गंगवार जैसे पार्षदों के विषय में सोचना चाहिए। उनको ये रुड़की का जो पार्षद अंदर हुआ है, मनीष बॉलर, जो गैंगस्टर एक्ट में बंद हुआ है, उन ऐसे लोगों के बारे में, ये निरीह निर्बल लोग हैं ये, इनको ज़रूरत है इस समय महेंद्र भट्ट के सपोर्ट की। अगर वो इनके बारे में सोच रहे होते तो हम शायद कानून थोड़े और सख्त होते। और हाँ, अभी मैंने पीछे कहा ना। मेरे को तो याद है कि अभी अम, कुछ टाइम पहले ही धामी जी ने ही जो है सज़ा को थोड़ा-सा और हल्का कर दिया था। हाँ, वो 2022-23 का उनका फैसला है जिसमें उन्होंने जो उम्र कैद की सज़ा है उसको और बलात्कारियों और दुष्कर्मियों की, उसको कम करने का काम कर दिया। आप सोचिए, कहाँ तो किसी महिला से आप पूछिए बलात्कारी का क्या हश्र होना चाहिए, मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ, हर महिला कहेगी सूली पर टांग देना चाहिए। उसको ज़िंदा ही नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो फिर मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, वो विकृत मानसिकता का जानवर है। जो 12-13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, उसको आप इंसान समझ सकते हम हैं? तो खुद सोचते हैं कि इसमें कानून जो है सख्त से सख्त होना चाहिए। इतना सख्त होना चाहिए कि उसकी सज़ा को सुन के ही आदमी 6 जो साल है कर पीछे दिया। हट जाए। धामी जी ने 10 साल से घटाकर 6 साल कर दिया उस सज़ा को। ये महिला अपराध वाले, बलात्कार वाले वो उसको। और महेंद्र भट्ट जी से तो मैं कहना चाहती हूँ कि महिला सम्मान या सुरक्षा की बातें आपको कम से कम हमको नहीं ललकारना चाहिए क्योंकि हमारे तो हर मंच में आपको महिलाएं दिखेंगी। हमारी तो पहली प्रधानमंत्री महिला, पहली राष्ट्रपति आप देखिए हमने दी प्रतिभा जी के तौर पर, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी के तौर पर, पहली स्पीकर हमने दी लोकसभा को। तो कहीं न कहीं बार-बार कुमारी शैलजा जी हों या सुप्रिया श्रीनेत जी हों,
हम तो महिलाओं को बहुत आगे रखते हैं भाजपा में। आप बताइए, सुप्रिया श्रीनेत जी हमारी सोशल मीडिया चेयरमैन हैं, पवन खेड़ा जी हमारे मीडिया चेयरमैन हैं, कम्युनिकेशन पूरे हेड हमारे जयराम रमेश जी हैं। मुझे भाजपा में बताइए ना किसी महिला को इतनी मजबूत जिम्मेदारी अगर दी गई हो। यहाँ प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वो जो टिहरी की सांसद है, जो मोम की गुड़िया है, जिसे कोई मतलब नहीं, सिलक्यारा टनल हादसा हो या उत्तरकाशी में बाढ़ आ जाए, वो अपने ही धुन में रहती हैं। जिसको बार बार पता नहीं क्यों टिहरी की जनता अपने सर माथे पर बैठाती है, वो तो वही बता सकती है। लेकिन वो जो पल्ला ओढ़कर आपको मोम की गुड़िया दिखाई पड़ती है, उनके अलावा मंच पर आप मुझे बताइए कौन महिला बैठती है इनके वहां। जब भी इनके वहां गोष्ठी हो रही हो, सम्मेलन हो रहा हो, अधिवेशन हो रहा हो, इनके वहां महिलाएं मंच पर होती नहीं। वैसे बात करेंगे महिला सम्मान की, कितनों को टिकट दे देते हैं ये जिस समय इलेक्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर थोती बातें हैं, ओछी बातें हैं, और महेंद्र भट्ट की बातें तो इतने निम्न स्तर की होती हैं कि मैं क्या, कोई भी उनका जवाब नहीं देना चाहेगा। वो तो बहुत गंदे स्तर की बातें करते हैं। कोरोना काल में इनका एक बयान बहुत प्रचलित हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाइयों, बाल कटाने जाना है ना तो नाई की दुकान में हनुमान की मूर्ति देखकर जाना। अर्थ ये था कि मुसलमान नाई की दुकान में मत जाना बाल कटाने। फिर रेडी ठेली वालों के लिए भी इन्होंने इसी तरह का कोई बयान दिया था कि भाइयों बहनों, देख के जाना। अब मैम 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है? नहीं, पूरी तरह से तैयार है। मैंने कहा ना, लबालब झोला भर के इन्होंने मुद्दे दे रखे हैं हमको। हमको बस जनता के दरबार में उन मुद्दों को ले जाना है। अंकिता भंडारी हमारी बेटी थी, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान थी। कोई भी बेटी किसी भी राज्य की, उसकी नाक होती है। जैसे परिवार में बेटियां साझी होती हैं, वैसे राज्य में बेटियां साझी होती हैं। तो वो हमारी बेटी थी। उस बेटी को 19 साल की उम्र में मात्र 1 महीने की नौकरी में आपने इतना प्रताड़ित किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। आपका पूर्व दर्जाधारी था वो, जिसके रिजॉर्ट में ये हुआ, और उस पूर्व दर्जाधारी भाजपा का सुपुत्र था पुलकित आर्या, जिसने इस कर्म को अंजाम दिया। और पता नहीं कितने बार उस लड़की के संग दुष्कर्म हुआ होगा उस 1 महीने में। वो जिंदा नहीं है बताने के लिए। पोस्टमार्टम में 5 डॉक्टर्स आप रखते हैं, 5 के 5 पुरुष रख देते हैं, एक महिला का पोस्टमार्टम हो रहा है, चीजें बाहर नहीं आने देते। लड़की का पिता चिट्ठी लिख चुका है मुख्यमंत्री जी को कि मेरा अंदेशा है कि जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर अंकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो आपका ये वरिष्ठ नेता है। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है। जब सबूत नहीं होते तो मैं अनर्गल आरोप नहीं लगाती। ये उनके मुंह की बात है, अंकिता के पिता के मुंह की बात है। ये कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, वो कोई एरा गैरा नत्थु गैरा व्यक्ति नहीं है। वो पीड़िता का बाप है। वो कोई बात कह रहा है अगर चिट्ठी लिखकर आपसे, और वो परेशान है, तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप फिर मुखिया हैं किसके? अगर आप पीड़ित पक्ष की नहीं सुनेंगे तो केवल आप क्या अपराधी पक्ष की बात सुनेंगे? अच्छा मैम, अभी रावत जी का, हरीश रावत जी का हम्म, अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट था, जिसमें वो अपने पुराने साथियों को वापस बुला रहे थे। जी। तो उन कांग्रेस हाँ, उनका, आपने आपने अगर वो सुना, आते हैं तो कितना स्वागत करती आपने है? सुनी होगी कहावत, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये तो वॉर है, चुनावी जंग में है। हम राजनीतिक दल हैं, और जब आप समाज का भला, हम समाज सेवा में जरूर हैं, लेकिन जब आप समाज का भला करना चाहते हैं तो आपको पावर चाहिए उसके लिए। बिना पावर के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको एक बार पहले धोखा दे चुके हैं, हाँ, उन्हीं के ऊपर दोबारा विश्वास करना? नहीं, उन्हीं के ऊपर नहीं। हमने तो कहा है ना, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और राजनीति में तो कभी किसी के लिए दरवाजे बंद किए ही नहीं जाते। राजनीति तो खेल ही इसी चीज का है कि जिक्सॉ पजल आपने देखी हो कि जो गोटी जहां फिट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि जितने ज्यादा लोग आइए, इस आह्वान किया है कि इस यज्ञ में, इस हवन में जितने लोग आप आहुति देना चाहते हैं आइए। तो क्योंकि विपक्ष में रहना आसान नहीं होता, लेट मी टेल यू। अब हमें क्योंकि 8 साल होने जा रहे हैं विपक्ष में, मैं बताना चाहती हूँ आपको, रात के 1 बजे बिना महिला पुलिस के मेरे घर पुलिस का आ जाना, मेरे पति सैन्य अधिकारी, मेरे ससुर जी मेरे संग रहते हैं जो 94 साल के हैं और ब्रेन स्ट्रोक जिनको आया हुआ है, पूरा पैरालाइज्ड है बॉडी। मेरी सुपुत्री है जो मेरे संग रहती है, बेटा बाहर पढ़ रहा था। मेरी सुपुत्री 24 साल की है जो व्हील चेयर बाउंड है, जो खुद डिसेबल्ड है। ऐसे में 1:45 मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आती है। किसके भरोसे मैं अपने उस 94 साल के ससुर को और एक दिव्यांग बच्ची को छोड़ती? तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि विपक्ष में संघर्ष करना आसान नहीं होता, लेकिन ये भी बात है कि जो हिम्मत से काम कर ले गया इसमें, विपक्ष में ही लीडरशिप
भी बनती है। असली लीडरशिप जो निखार आता है या जनता को पता चलता है कि ये अडिग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सुख दुख में खड़े होने वाला है, वो विपक्ष में। तो कुछ लोग कमजोर होते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते उस दमन को। कई तरह से दमन किए जाते हैं ना, मुकदमे करा दो या परिवार के लोगों को धमका दो या फाइलें खोल दूंगा का डर दिखा दो। तो ये जो दमनकारी नीति पर भाजपा चल पड़ी है, इसको सस्टेन बहुत से लोग नहीं कर पाते, इसलिए चले गए। अच्छा, ये जो फाइलें खोल दूँगा वाली बात है, इसी हम्म, से एक चीज़ मेरे को याद आ रही है कि अभी कुछ वैसे तो मुद्दा गर्म ही है कि हरक सिंह रावत जी ने अभी वो 30 करोड़ की एफडी का एक वो खोला है पिटारा। तो वो 30 करोड़ की एफडी का पिटारा खोला और उसमें वो अपने आप को खुद बताते हैं कि मैं खुद इसमें जो हूँ बहुत बड़ी कल्प्रिट हूँ। बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो खुद को प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने खुद को दूसरे पर इल्जाम तो लगाया है, लगाया, खुद को प्रस्तुत किया है कि 30 करोड़ का फंड उगाही की गई थी और ये ज्यादातर फंड जो उगाही की भाजपा ने अपने आजीवन सहयोग निधि के नाम से, क्योंकि ये नाम रखने में तो बहुत होशियार है, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं बस पूछिए मत। तो आजीवन सहयोग निधि नाम रखा, जनता से सहयोग मांगा, दिखावा ये किया कि हम जनता से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन असली में चंदा उगाही करी खनन माफियाओं ने। तो ये आरोप लगाया है और इस आरोप पर यदि बीजेपी की केंद्रीय और राज्य की लीडरशिप चुप रहती है तो ये और भी ज्यादा उनके मोहर लगाएगा उनके आरोपों को, और बहुत हतप्रभ करने वाली गंभीर मामला होगा ये चुप्पी। और हरक सिंह जी ने कहा है कि मैं भी था उगाही करने वालों में, मैंने भी 10 लाख रुपया उसमें जमा किया है, मैं भी 10-10 प्रस्तुत। लाख करके 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ रुपया मैंने भी जमा किया है और मैं भी प्रस्तुत हूँ। अगर जांच भाजपा कराने का निर्णय लेती है, क्योंकि बॉल इज इन देयर कोर्ट, सरकार उनकी है, अगर वो निर्णय लेते हैं कराने का तो मैं प्रस्तुत करता हूँ अपने आप को, मेरी भी जांच की जाए कि मैंने किस किस से लिया वो चंदा। तो लेकिन हरक सिंह रावत जी को जब मालूम है कि ये इतना कुछ गलत हुआ है और प्रदेश की जनता के साथ इस तरह के धोखे हो रहे हैं, पार्टियां इस तरीके से चल रही हैं, तो वो खुद ही से क्यों नहीं इस सब चीज़ों को एक केस रजिस्टर्ड कर देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मेरे साथी ये थे, मैंने इन लोगों से इतना इतना पैसा लिया है, इन कंपनियों से लिया है। नहीं देखिए, वो तो हरक सिंह जी का प्रेरोगेटिव है, कौन आदमी कौन सा रास्ता अख्तियार करता है वो आप और मैं डिसाइड नहीं करते। उसने मुकदमा करना है या उसने, जनता की भी तो अदालत होती है, केवल कोर्ट कचहरी अदालत थोड़ी होती है। उन्होंने जनता की अदालत में ले गए हैं मामला। तो ये व्यक्ति का अपना पर्सनल निर्णय होता है कि उसको अपनी लड़ाई, अपनी जंग किस तरह से लड़नी है। उसको हाई कोर्ट ले जाना है या सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है, उसने जनता के बीच में लड़ना है या अदालतों में लड़ना है। तो मेरे को लगता है उन्होंने दूसरी चीज चुनी है। तो अगर जब उन्होंने जनता के लिए ही ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में बताया, तो उनको अपने कुछ और साथियों के बारे में भी बताना चाहिए था। नहीं, यशपाल आर्या जी आए ना सामने, नेता प्रतिपक्ष भी तो आ गए हमारे, उन्होंने कहा हाँ, मैंने भी दिया। हाँ, मुझसे भी कहा भाजपा ने, जब मैं भी मंत्री था भाजपा में, मुझसे भी करी गई उगाई। तो मुझे तो लगता है 1 और 1 11 हो गया, अब तो वजन ज्यादा पड़ गया। लेकिन फिर भी अभी तक बीजेपी के किसी भी विधायक का नाम नहीं आया उसमें। नहीं देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स को बिलो द बेल्ट नहीं ले जाना चाहिए और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जो नाम नहीं लिया। उन्होंने, विपक्ष का देखिए काम ही होता है आरोप लगाना, जांच करना तो जांच एजेंसियों का काम होता है। अब भाजपा क्या चाहती है हमसे कि हमने आरोप भी लगाया, फिर तथ्य भी हम लाएं, सबूत भी हम लाएं। अब जैसे गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामला चल रहा है, तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको एक्सपोज करें। अरे इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको एक्सपोज तो आप करोगे ना। अमला जमला किसके पास है? पूरी प्रशासनिक कतार आपके पास है, एलआईयू आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। अगर कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ये बात कह रहा है हरक सिंह जी के रूप में, वो एक दिग्गज नेता रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, कई बार के मंत्री रहे हैं, तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो हल्की बात नहीं कह रहे होंगे। तो कोई सड़क से उठकर आदमी कुछ नहीं कह रहा है। हरक सिंह जी कोई बात कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, जांच करना आपका काम है। ये जांच का काम भी अब आप विपक्ष को मत सौंपिए। भाजपा की सरकारों में यही हुआ है कि जांच का काम भी उन्होंने कांग्रेस को थोप दिया कि अगर गरिमा दसौनी आरोप लगा रही है तो गरिमा दसौनी के पास सिर्फ प्रूफ होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप जेल की हवा खाइए। जबकि मेरा काम नहीं होना चाहिए जांच का। लेकिन जैसे अगर मैं कहीं पे सपोज अपने 3-4 दोस्तों के साथ जाके कोई झगड़ा करता हूँ, तो मेरे को मालूम है कि मेरे साथ 3-4 कौन थे। अब मैं जाके अगर ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मैंने ऐसा-ऐसा कर दिया है, जी, लेकिन अपने साथियों का नाम नहीं ले रहा हूँ। जी। लेकिन ये बोल रहा हूँ कि जाँच हो जाए तो वो भी निकल के आ जाएँगे सामने। हम्म। तो जब मैं जनता को इतना बता रहा हूँ तो ये भी तो बता सकता हूँ कि मैं किनके साथ था। नहीं, आप अपनी बात कर सकते हैं ना। अपने ऊपर कीचड़ या लांछन लगाने का आपको अधिकार है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि पब्लिक डिस्कोर्स
इतना नीचे नहीं चले जाना चाहिए कि आदमी किसी पर भी कोई भी आरोप लगा दे। जांच ये भाजपा ने, और पता आपको सिर्फ अपना ही तो होता है। लेकिन जब आपको आप अच्छा आपको लगता है कि जो पावर में बैठा है वो अपने बारे में या आपने अभी हमारे इतनी देर की वार्ता में ऐसे बहुत सारे मुद्दे निकल के आए कि जहाँ पे अपने ही लोगों को बचाया जा रहा है। आपने खुद पुराने से पुराने मुद्दे भी निकाले, कई पुराने लोगों के बारे में बताया, विथ नेम बताया कि वो पुराने लोगों को बचाया जा रहा है। तो वो ऐसे में ऐसे जो लोग इस समय बैठे हैं पावर में उनका नाम क्यों करेंगे सामने? और विपक्ष बता नहीं रहा है, पक्ष बताएगा नहीं तो जनता को पता कैसे लगेगा? नहीं, चलिए उनको एक्सपोज तो हरक सिंह जी ही करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब आप बार-बार कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों का नाम उन्होंने क्यों नहीं बताया, देखिए जब मैं चंदा देती हूँ ना किसी संस्था को, तो वो मेरे नाम की पर्ची काट के मुझे दे देते हैं। 5,000, 11,000 जितने का भी चंदा हम देते हैं, हमारे नाम की पर्ची हमें थोड़ी पता होता है किसने कितना चंदा दे दिया इनको। तो हरक सिंह जी अपनी ही बात तो कर सकते हैं। अब अरविंद पांडे ने उस समय मंत्री रहते हुए कितना दे दिया, या मुन्ना सिंह चौहान से कितना लिया, ये तो वही लोग बता सकते हैं ना। हरक सिंह जी कैसे बता सकते हैं? दूसरे की गारंटी आप कैसे ले सकते हो? केवल व्यक्ति अपनी गारंटी ले सकता है और बात भी ठोक बजा के अपने लिए कह सकता है, नहीं, दूसरे के लेकिन लिए जैसे नहीं। 27 और 30 करोड़ की बात चल रही है तो अगर बीजेपी की माने तो 27 करोड़ की एफडी है। 27 करोड़ की एफडी में अगर 1 करोड़ हरक सिंह जी ने दिया है जी। तो बाकी का 26 करोड़ इकट्ठा करने में ऐसा तो होगा नहीं कि 2-4 हजार रुपए की पर्चियां गई होंगी। मैंने कहा ना, ये जांच का विषय है, ये आपका मेरा विषय है ही नहीं। ये बिटवीन भाजपा एंड हरक सिंह जी इसको रहने देते हैं। और हरक सिंह जी ने कल प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ा खुलासा किया है कि बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनके बीच में शटल कॉर्क की तरह अगर मामला चलता रहे तो वो ठीक है, क्योंकि आप और मैं अदना से नागरिक हैं इस राज्य के, और हम देख रहे हैं कि एक ने आरोप लगाया, दूसरा क्या संज्ञान ले रहा है कि नहीं। दूसरा अपने आप को, क्योंकि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करता है, तो अपने पर से दाग मिटाने के लिए तो जांच करनी पड़ेगी, और जांच नहीं करोगे तो फिर जनता हरक सिंह जी की बात को सच मानेगी। मानेगी तो सही, लेकिन फिर जनता फिर भी एक असमंजस में रहेगी जरूर, क्योंकि अगर मेरे हाथ मैंने में कहा पावर है तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने कमियां तो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा कि जनता के विवेक पे इसको छोड़ देते हैं। जनता एक्चुअली जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता एक्चुअली देवतुल्य होती है। वो अगर अर्श पे पहुंचाना जानती है तो वो फर्श पर भी लिटाना जानती है। अच्छा, हरक सिंह जी से एक एक चीज और आती है याद हम्म। कि अभी कुछ टाइम पहले से एक चर्चा और चल रही है कि आने वाले जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे वो हरक सिंह जी का भी नाम उसमें कहीं ना कहीं आ रहा है। देखिए मेरे स्तर पर ये क्या फैसले ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, फैसला तो फैसले की तो बात ही नहीं मैं कर तो रहा हूँ मैं। इजाजत चाहूंगी नहीं, आपसे, क्या मेरे ऐसा स्तर कुछ पर है? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा कुछ सुगबुगाहट नहीं है। ये भाजपा के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि लीडरशिप चेंज हो रही है। हम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई लीडरशिप चेंज होने की कहीं से कहीं तक कोई संकेत हैं। और सिर्फ ये हवाई फायर मार रही है भाजपा और मीडिया कुछ हद तक। इसमें बिल्कुल धरातल में कोई सच्चाई नहीं। ठीक है। मैं फिर आज का जो पॉडकास्ट तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया और प्रदेश की सरकार के लिए भी आपने बहुत कुछ संदेश दिए हैं। शायद वो सुने और कुछ उस पे एक्शन ले तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारी एक एक उम्मीद के साथ कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शायद इस बार गैरसैंण राजधानी बन जाएगी। निश्चित रूप से। और एक जो यहाँ की युवा जनता का जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो उनकी एक चीज़ है वो है भू कानून। हाँ, इन्होंने जो भू कानून लाया वो तो चोर दरवाजा है, वो नहीं तो नहीं, बैक वो तो डोर से। यहाँ तो जो डिमांड है वो तो 1950 की है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये जो लाए हैं भू कानून माननीय धामी जी, इसमें तो इतने चोर दरवाजे हैं कि बस उन्होंने एक दरवाजा बंद कर दिया, 4 दरवाजे और खुले हैं भू माफियाओं के लिए, खनन माफियाओं के लिए, लकड़ी माफियाओं के लिए, शराब माफियाओं के लिए। तो ये तो कोई सख्त भू कानून नहीं है। हिमाचल की तर्ज पे लोग कहते हैं सख्त भू कानून, पर मैं कहती हूँ हिमाचल से भी ज्यादा सख्त चाहिए। हिमाचल समय रहते संभल गया था और सालों पहले वो अपने लिए सख्त भू कानून ले आया था। तो हमारे पास तो अब जमीन बची नहीं है, तो जितनी बची खुची रह गई है इज्जत, उतना बचाने के लिए आपको सख्त से सख्त भू कानून लाना होगा। बाहरी लोगों के तमाम रिजॉर्ट, वनांतरा रिजॉर्ट की तरह ये सिंगापुर बनाने की तैयारी हो रही है उत्तराखंड को। यहाँ पर अस्पताल के नाम पर MOU होता है, बनता है रिजॉर्ट। तो आपने देखा विनोद आर्या के केस में, विनोद आर्या की जरा इतिहास खंगालिए। वनांतरा रिजॉर्ट वाली जमीन उसने आयुर्वेदिक ड्रग फैक्ट्री के लिए, दवा खाने के लिए मांगी थी, और खोल दिया उसमें रिजॉर्ट। जिसमें क्या काम हो रहा था वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे अनगिनत सैकड़ों रिजॉर्ट हैं।
तो वो किसकी छत्र छाया में फल फूल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। यदि शासन की नज़र टेढ़ी उनके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब संरक्षण पूरा मिल रहा है। सब तरह की गतिविधियां उन रिजॉर्ट्स में हो रही हैं। रिजॉर्ट तो वो केवल नाम के हैं, उनका नाम कुछ और होना चाहिए। मैं चलना चाहूँगी। बिल्कुल मैम। हाँ। ठीक है मैम, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं एक बार पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और बार-बार जब इस तरह के ज्वलंत मुद्दे होंगे बिल्कुल तो मैम, आप मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं ज़रूर आऊँगी। अगली बार कुछ नए मुद्दों के साथ। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जय उत्तराखंड।